गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को ठीक आ रहा है क्या? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? शुरू करें क्लास। सलोनी क्लास 7 बजे रखी थी। उसको मैंने 15 मिनट डिले इसलिए किया था क्योंकि वो पीडीएफ वगैरह आप लोगों को फोल्डर में अपलोड करना था। तो पीडीएफ सबको मिल गई होगी। पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाल दी थी और आप लोगों के फोल्डर में भी शेयर करना था, अपलोड करना था। तो उसी में 5-10 मिनट लगे। 7 बजे क्लास इसलिए मैंने 7:15 कर दिया था। ठीक है, क्लास शुरू करें। सबसे पहले यूपी लोकल अब हमें स्टार्ट करना है। इसमें तो दो बातें जो मैंने बताई एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, उसको देख लें पहले। यूपीपीएससी आरओ एआरओ, यूपीपीएससी आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। इसमें जो हमारा मेन एरिया है कौन सा है? जीएस है, यूपी लोकल है और हिंदी है। जनरल स्टडीज, यूपी लोकल एंड हिंदी, ये तीन चीजें हमें कवर करनी थी। जीएस, उसके अलावा सी सेट में आपका रीजनिंग विजनिंग आए, वो सब तो अच्छा तैयार है ऑलरेडी। हम लोग काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है उसमें। जीएस वगैरह हम लोग काफी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर दिए थे। 17 तारीख तक क्वेश्चन हमने किए थे। कल आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। तो जीएस थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी हम लोग काफी पीछे कवर कर चुके हैं। अपने फोल्डर में आप देखेंगे कंटिन्यूएशन में 7-8 लेक्चर कराए, उसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मैंने। कुछ 1000-1100 के आसपास क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो थ्योरी सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट है, पीडीएफ सारे दे दिए हैं, करंट अफेयर दिसंबर तक का हो चुका है। तो क्वेश्चन हम चल रहे हैं, क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं कवर। ये हमारा अच्छी तरह तैयार है। इसमें सी सेट का पोर्शन भी हमारा काफी रेडी है और जीएस तो अच्छी तरह तैयार है ही। यूपी लोकल के लिए दो बातें मैं इसमें कवर कर रहा हूं। एक तो 2 पीडीएफ मैं आपको यूपी लोकल के दूंगा। एक पीडीएफ आज आपको मिल गई है, एक पीडीएफ कल मिल जाएगी। तो यूपी लोकल में मेरे एंड से जो कंटेंट आपको मिलेगा उसमें 2 पीडीएफ मिलेंगी और 2 लेक्चर में हम इसको कवर भी कर लेंगे। 2 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। यूपी और बिहार इन 2 एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखिएगा, स्टेट लोकल बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। अगर आप राजस्थान, महाराष्ट्र इन सब एग्जाम से कंपेयर करोगे तो यूपी और बिहार 2 ऐसे स्टेट एग्जाम जिनमें स्टेट लोकल बहुत ज्यादा नहीं आता, चाहे उनका एई का पेपर हो, जेई का पेपर हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो। बहुत ज्यादा वेटेज आपको स्टेट लोकल इसमें देखने को नहीं मिलता। जीएस यहाँ पर मेन है और यूपी पीसीएस तो यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है। यूपीएससी के लेवल का पेपर तो वो नहीं बना रहा, पर सिलेबस पैटर्न वो उसी को फॉलो कर रहा है। तो स्टेट लोकल आपको यूपी वाले एग्जाम में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बिहार वाले में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 क्लासों की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, अराउंड मान लो आप 25-30 पेज की पीडीएफ, और 2 लेक्चर में पूरी पीडीएफ हम कंप्लीट भी कर देंगे। ये हो गई यूपी लोकल की बात। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूपी के जितने पुराने पेपर मिले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हर एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ जो भी पेपर आपको देना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं स्टेट के, और स्टेट लोकल के, हिंदी के, ये सब क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आप क्या करें, कम से कम 10 साल के पेपर जरूर लगाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 2023 वाला पेपर तो सॉल्व करवा भी रखा है मैंने, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आपके कोर्स के फोल्डर में भी पड़ा हुआ है आरोहन पे 23 वाला। तो 10 साल के पेपर कम से कम, बाकी जितने आप लगा पाए उतना बेटर। 10 ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और आरओ एआरओ के तो 3 ही पेपर अवेलेबल हैं, आरोहन पे तीनों पेपर पड़े हुए हैं। आरओ एआरओ के 3 पेपर अवेलेबल हैं। उसके अलावा यूपी पीसीएस के जो पेपर आप 5-7 साल जो भी आप लगा पाए, तो आरओ एआरओ वाले स्टूडेंट पहले तो अपने ये 3 पेपर लगा लें। उसके बाद कुछ पेपर जितना उनको मौका मिले, थोड़े बहुत वो यूपी पीसीएस के पेपर देख लें। यूपी पीसीएस पुराने पेपर मैं क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे सर क्या आरओ एआरओ का पेपर पीसीएस के लेवल का होगा? नहीं, पेपर पीसीएस के भी कंपैरिजन में आसान होगा। पीसीएस का पेपर पीडी का बहुत टफ नहीं आता, उससे भी आसान होगा आरओ एआरओ का पेपर। पर हिंदी के क्वेश्चन और यूपी लोकल के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वहां से वो पिक कर लेगा। ये 2 ही पॉइंट के लिए मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि यूपी लोकल और हिंदी, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिल सकता है।
और हिंदी में उसी तरह के एरिया वो पूछेगा जो बार बार वहां पे भी आते हैं। तो आरओ के भी 3 पेपर है, पीसीएस के भी पेपर आप लगा सकते हैं, खासकर यूपी लोकल और जीएस में आपको हेल्प करेगा। तो जीएस तो मैंने जितना करा रखा है मोर देन एनफ है, काफी है कंटेंट। दिसंबर तक का करंट वरेंट सब पढ़ चुके हैं, जीएस बहुत है। पीसीएस मार्च में है, तो पीसीएस में करंट अफेयर में और ऐड करूंगा। अभी आरओ का पेपर जब हो जाएगा तो करंट अफेयर में पीसीएस वाले बैच में और ऐड करूंगा। अभी तक फिलहाल बाकी सारा कंप्लीट है, करंट अफेयर दिसंबर तक का रेडी है, तो आरओ में तो दिसंबर तक का ही आएगा। मार्च में पीसीएस प्रीलिम्स होगा, तो जनवरी का भी करंट हमें ऐड करना है। ऑफलाइन पेपर जब भी होगा लास्ट का 1.5 महीने का नहीं पूछेगा। तो मार्च में, मिड मार्च के बाद मान लो पीसीएस होना है, तो जनवरी तक का डाटा वहां इंपॉर्टेंट होगा। 2-3 क्लास जनवरी के मैं करंट अफेयर ऐड करूंगा, ठीक है। फरवरी में जो एग्जाम है दिसंबर तक का आएगा, मार्च में जो एग्जाम है जनवरी तक का आएगा। उत्तराखंड प्रिंसिपल वाला एग्जाम है और पीसीएस का एग्जाम जो यूपी का, वहां जनवरी तक का करंट अफेयर पूछेगा। तो प्रीवियस ईयर मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी एग्जाम दे रहा है उसमें प्रीवियस ईयर लगाना है। जेई वाले हो तो जेई वाले, सीजीएल वाले हो तो सीजीएल, आरओ वाले हैं तो 2 पेपर यूपी पीसीएस आरओ प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है, क्वेश्चन रिपीटेशन मिलेगा आपको। तो स्टेट लोकल की जहां तक बात है, आरओ में तो यूपी लोकल आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, 2-4 क्वेश्चन नजर आ जाए तो आ जाए, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, 140 जीएस है, 60 हिंदी है। और अच्छी बात है कि जीएस ज्यादा है। जीएस में आपको जो बच्चे आरोहण पे जीएस पूरा कर चुके हैं, एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, नियम से आपको लाइन से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जीएस ज्यादा है। जीएस ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, काफी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। पर पॉइंट यही है जो मैं हमेशा बोलता हूं, पेपर पलटना जरूर, लास्ट तक क्वेश्चन जरूर देखने हैं। क्या पता लास्ट में क्वेश्चन बहुत सिंपल दे दे। आज मैंने मॉर्निंग क्लास में भी ये बोला था, पेपर को पलटना जरूर है और लास्ट तक क्वेश्चन देखने जरूर है। ऐसा ना हो जाए कि आसान क्वेश्चन आप देख ही ना पाओ। और जीएस आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। यूपी लोकल के 5-7 क्वेश्चन आ भी जाएं तो 2 पीडीएफ जो मैं करा रहा हूं ये काफी होगा। उसके अलावा कोई और करना चाहे तो वो पुराने पेपर जो मैंने बताए हैं वो लगा सकता है, ठीक है। आरओ के लिए बात खत्म हुई। हिंदी के लिए मैंने बताया था, हिंदी के लिए पीसीएस के पुराने पेपर हेल्प करेंगे। हिंदी के कुछ 17-18 वीडियो आरोहण पे भी पड़े हुए हैं, हिंदी के 17-18 वीडियो आरोहण पर भी हैं। आप हिंदी के पुराने पेपर भी पीसीएस के लगा सकते हो, और हिंदी 10 तक के लेवल का टफ नहीं है। अब आप ये मत कहो कि 8वीं 9वीं की हिंदी आपको नहीं आती है, आप तत्सम तद्भव नहीं समझ पा रहे हो, विशेष्य वगैरह का क्या मतलब है वो नहीं समझ पा रहे, मुहावरा नहीं समझ पा रहे। बहुत बेसिक हिंदी है, हाई स्कूल तक के लेवल का। इसके लिए भी अगर कोई किताब रिकमेंड करनी हो तो मैं पृथ्वीनाथ पांडे, एक बुक आती थी, हम लोग जब कभी बहुत पहले तैयारी करते थे, वही किताब पीसीएस वाले बच्चे पढ़ा करते थे, पृथ्वीनाथ पांडे हिंदी के लिए। कोई और अच्छी किताब हो तो आप देख सकते हो। बाकी मुझे वो एक किताब याद है कि वो बहुत ज्यादा चलती थी, स्टेट पीसीएस के बच्चे उसको बहुत पढ़ते थे। आप चाहें तो कोई और किताब हिंदी की लेना चाहें ले सकते हैं, पीसीएस में वो आपको काम करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी के लिए 17-18 लेक्चर आरोहण पे पड़े हुए हैं, पुराने पेपर पीसीएस वगैरह के लगाएंगे, वहां से भी हिंदी कवर होगा। पीसीएस वाले बच्चे हिंदी, उनको क्योंकि पूरा पेपर हिंदी पूछ रहा है, तो पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है वो भी देख सकते हैं। हिंदी की बात खत्म हुई। फिर रिपीट कर देता हूं, हिंदी के लिए पुराने पेपर जितने मिल जाएं, जितने पुराने पेपर लगा सको जिसमें हिंदी आता हो, पृथ्वीनाथ पांडे 2 बुक, उसके अलावा 17-18 लेक्चर आरोहण पर अवेलेबल है, काफी है हिंदी के लिए। और 10 तक का बेसिक हिंदी है, चाहो तो एनसीईआरटी की बेसिक किताब उठा लो हिंदी की, तो भी बन जाएगा। हिंदी आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है यहाँ पर। यूपी लोकल मैंने बताया, 2 लेक्चर मैं करा रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, प्लस पुराने पेपर लगाने हैं। आरओ वालों को भी हेल्प करेगा, पीसीएस वालों को तो करना ही है, पीसीएस वालों को जरूर लगाना है। इसके अलावा यूपी लोकल ज्यादा पीसीएस में भी नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ, पुराने पेपर जब लगाओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्टेट लोकल कितना पूछता है। घटना चक्र वगैरह अनुभव स्टेट लोकल हिंदी के लिए मुझे नहीं पता वो कैसी बुक है। हिंदी के लिए अनुभव मैंने नहीं देखी है, मुझे पता भी नहीं हिंदी के लिए कैसी है। पर पृथ्वीनाथ पांडे एक पुरानी किताब है, वो पर्टिकुलर उसी चीज की किताब लिखी हुई है, एक्सपर्ट है। घटना चक्र तो कई कई सारी आती हैं, मैं जो बुक बता रहा हूँ पर्टिकुलर उसी चीज के ऑथर है वो। तो वो किताब एक बार देख सकते हो, उसको देखे बिना कैसे जानोगे ये ठीक है कि वो ठीक है। और ये मैंने डे 1 पे भी आपको बताया था कि वो किताब ठीक है हिंदी के लिए। कोई पॉइंट किसी को पूछना हो पूछ लीजिए, स्टेट पीसीएस वाले या आरओ वाले, 2 ही बातें हैं। यूपी लोकल मैंने बताया, 2 पीडीएफ, 2 लेक्चर हम कवर करेंगे, पुराने पेपर आप लगाएंगे उससे भी कवर होगा। पीसीएस वाले जो बच्चे हैं हिंदी के लिए, उनको पुराने पेपर जरूर लगाने हैं, कुछ लेक्चर आरोहण पे पड़े हैं, एक किताब मैंने बताई वो चाहे तो देख सकते हैं। अब किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो बताए। जीएस का 1% भी मुझे कोई कहीं भी दिक्कत नहीं लग रही, जीएस बहुत अच्छा होगा आपका, क्योंकि जीएस में थ्योरी, पीडीएफ, क्वेश्चन
काफी कर भी चुके हैं। अभी मैं क्वेश्चन और शुरू कराऊंगा 1-2 दिन में, जब ये रनिंग चीजें खत्म कर लेंगे। और जो जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, अब कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है यूपी पीसीएस की या बिहार पीसीएस की, तो जो जो सब्जेक्ट आप आरोहण पे तैयार कर चुके हैं, पुराने पेपर कुछ बच्चे लगाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि मैं लगातार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ पुराने पेपर देखने, उससे पता चलेगा टीचर सही पढ़ा रहा है या बेवकूफ बना रहा है। कि मैं बोल रहा हूं कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ा दिया और आपने मान लिया, आप ऐसे नहीं मानिए, आप पुराने पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तब सही इवेल्युएशन होगा कि आपकी तैयारी सही है कि नहीं। मेरी तारीफ करो या बुराई करो, सर आपने अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया, मैटर वो नहीं, मैटर ये है कि सर आपने जो पढ़ाया, मैंने पुराने पेपर उठाए, अगर 70-80% क्वेश्चन बन रहे हैं तब टीचर ने ईमानदारी से पढ़ाया, नहीं बन रहे हैं तो टीचर ने खराब पढ़ाया। बहुत सीधी सी बात है, कोई यहाँ किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलना है। जो पढ़ाया गया आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, और प्रीवियस ईयर भी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने होते हैं कि करंट ट्रेंड को हम पहले देखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना जो भी एग्जाम देना है, ठीक है। और जो जो सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए हैं, प्रीवियस ईयर आप लगा रहे होंगे, तो खुद आपको पता चल रहा होगा कि जो बातें मैं बार बार बोल रहा हूं वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। यूपी लोकल, देखो स्टेट लोकल, अब कोई और स्टेट वाला बच्चा भी जैसे डिमांड करते हैं मध्य प्रदेश लोकल, गुजरात लोकल, अप्रोच ही क्या होती है स्टेट पढ़ने की। जैसे राजस्थान लोकल मैंने 2018 में बच्चों को पढ़ाया था, काफी सिलेक्शन हुए थे 18 वाले में, तो राजस्थान के जो पुराने बच्चे थे स्टेट लोकल में उसमें करा के आया था, तो तब से वो बच्चों की डिमांड रहती है सर नई वैकेंसी आनी है फिर कराइएगा। स्टेट लोकल वहाँ खूब आया था एग्जाम, मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर था, एज इट इज क्वेश्चन जैसे मैंने बनवाए थे, और सिलेक्शन बहुत थे उस बैच से। तो उसकी अप्रोच ही मैं आपको एक बता देता हूँ, स्टेट लोकल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो स्टेट के बारे में सबसे पहले अप्रोच आपको ये रखनी है, अगर आप उसी स्टेट के हैं तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो आपको पता ही है, कम से कम जिलों के नाम पता होते हैं, थोड़ी बहुत बाउंड्री का अंदाजा होता है। तो जो ये मैं 2 क्लास कराऊंगा, इससे रेफरेंस लेकर आप अपने स्टेट का जीएस भी तैयार कर सकते हो, काफी आपको आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टेट के और किस तरह से कंटेंट निकाला जाता है। दूसरी बात, गूगल पे सीधे भरोसा नहीं करना है। स्टेट लोकल जब आप पढ़ें तो गूगल पे सीधे भरोसा नहीं करना होता। जब भी आप किसी वेबसाइट से या कहीं कुछ भी डाटा जब आप देखते हो, कई बार क्या होता है 2015 का डाटा पड़ा हुआ है, 2013 का डाटा पड़ा हुआ है, जहां आप देख रहे हो उन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। तो बहुत जरूरी है कई जगह से उसको क्रॉस वेरीफाई करना, खासकर उस स्टेट गवर्नमेंट की ही साइट से अगर वेरीफाई हो जाए तो ज्यादा बेटर है। कल को चैलेंज करना हो तो आप बोल सकते हो कि स्टेट की वेबसाइट पे पड़ा हुआ था। कोचिंग वगैरह की वेबसाइट देखोगे तो कई बार डाटा हो सकता है पुराना पड़ा हो, अपडेट ही ना किया उन्होंने 5-7 साल से, और इन्फॉर्मेशन अब बदल गई हो। तो आंख बंद करके स्टेट लोकल, क्योंकि बड़ा खतरनाक हो जाता है, कई बार आप पढ़ के गए, डाटा पुराना था, एग्जाम में टिक कर दिए, पता लगा नया डाटा आ चुका है। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता, उसमें 2-3 सोर्स जरूर चेक करने चाहिए, और डेट ध्यान देना चाहिए कब का डाटा है ये, ठीक है। यहां तो फिलहाल मैं बनाया आपको दे ही रहा हूं। कुछ पूछ रहे हैं नीतीश? मेंस में ऐड हो गया है ना, यूपी ऑप्शनल जो है वो मेंस में ऐड हो गया है, तो अभी तो हम प्री की बात कर रहे हैं। पृथ्वीनाथ पांडे, अनुभव कह रहे हमने पढ़ी है, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बहुत पुरानी किताब है, काफी लोग फॉलो करते हैं उसको। प्लस हिंदी में एज इट इज क्वेश्चन आए नहीं आए, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला, कंसेप्ट तो वही रहेगा हिंदी में। शुरू करें बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में स्टार्टिंग से हम बात करें, थोड़ा सा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। स्टेट लोकल में स्टेट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ी बहुत पॉलिटी, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, उसके जिलों के बारे में, थोड़ा बहुत वहाँ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, मतलब जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं से जोड़कर पढ़ना। अब जनरल साइंस और आईसीटी ये तो स्टेट लोकल होगा नहीं। स्टेट लोकल क्या मिल सकता है? हिस्ट्री मिल सकती है, ज्योग्राफी मिल सकती है, पॉलिटी मिल सकती है, इकोनॉमी, करंट अफेयर, यही 4-5 एरिया मिल सकते हैं। लाइफ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री स्टेट लोकल नहीं होता, आईसीटी स्टेट लोकल नहीं होता, कंप्यूटर बेसिक कहीं आता है वो स्टेट लोकल नहीं हो सकता। स्टेट लोकल इन्हीं 5 चीजों को मिलकर तो बना होगा, वहां की हिस्ट्री, वहां की पॉलिटी, वहां की ज्योग्राफी, वहां की इकोनॉमी, और वहां का करंट अफेयर या बेसिक जीके। ये 5 सब्जेक्ट है स्टेट लोकल में जो आप कवर कर सकते हो। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पे जाएं। जब हिस्ट्री हमने पढ़ी थी तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है, इसका नाम ब्रिटिश जब हम रूल कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के पहले यूपी जब नाम पड़ा है, तो ये तो 24 जनवरी 1950 जब इंडिया
रिपब्लिक बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 नवंबर को ही बन गया था। 26 जनवरी 2 मंथ हमने वेट किया था पूरी तरह लागू करने के लिए। पार्शियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही पार्शियली इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। 2 मंथ हमने उसको पूरी तरह लागू करने के लिए वेट किया था। प्रियम्बल में जो डेट लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन की 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम उसी दिन मनाते हैं, 26 नवंबर प्रियम्बल में डेट लिखी हुई है। तो आजादी के पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। भारत जो है प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रोविंसेस थी और राजा महाराजा वगैरह 2 पार्ट में बटा हुआ था। प्रोविंसेस अलग, राजा महाराजा रूल करते थे अलग। तो उत्तर प्रदेश से पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 1935 वगैरह अगर देखोगे तो उस समय नाम ये चलता था। उससे भी पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। नवाब ववाब हुआ करते थे ना, अवध के नवाब हम हिस्ट्री में बताए थे। तो उत्तर प्रदेश से पहले यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस से भी पहले यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध इसका नाम था। और इससे पहले जो एरिया था 1902 के आसपास से पहले इसको कहते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड द अवध प्रोविंस। अगर हम लगभग 1900 से 1950 तक की जर्नी की बात करें तो नाम हुआ करता था पहले ये इसका एरिया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड द अवध प्रोविंस। उसके बाद पड़ गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। उसके बाद नाम पड़ गया यूनाइटेड प्रोविंस और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से हमारा राज्य बन गया। ये इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड द अवध प्रोविंस ये नाम पहले, उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का क्षेत्र बना, उसके बाद ये हो गया सिंपली यूनाइटेड प्रोविंस और उसके बाद ये हो गया उत्तर प्रदेश। ये नाम इसके रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन डे कह सकते हैं आप इसका। पर इसकी बाउंड्री भी हमेशा से फिक्स तो नहीं रही। जैसे उत्तराखंड अलग हो गया, 13 जिलों को लेकर उत्तराखंड अलग हो गया था सन 2000 में, वाजपेयी जी की सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा ये स्टेट बटा हुआ है 18 डिवीजन और 75 डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1 लाख से ऊपर गांव हैं। पूरे यूपी को बांटा गया है 18 डिवीजन और 75 जिलों में। 75 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। लिखो मत, मैंने विलेजेस वगैरह लिखवा रखा है नीचे। 9 नवंबर ये डेट पूछता है, उत्तराखंड फॉर्मेशन कब हुआ, यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर 2000 डेट है उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ है 13 जिलों को लेकर। 3 स्टेट बने थे उसी साल में। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से। तीनों के डेट मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाए हुए हैं। स्टेट फॉर्मेशन वगैरह की जब हम बात कर रहे थे, तीनों की डेट मैंने लिखवाई है पॉलिटी के अंदर, क्योंकि जब कॉमन जीएस एग्जाम होता है, जेई सीजीएल, उनमें आ जाता है डेट किसी का भी। यहां पर उत्तराखंड जो अलग हुआ ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल या उत्तराखंड अलग हो गया था। हिमालय वाले पोर्शन को यूपी से अलग कर दिया। 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अलग हो गए। यूपी बॉर्डर बनाता है किन किन जगहों से, ये बहुत क्वेश्चन आता है। कौन सा राज्य है भारत का सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है राज्यों के साथ, ये भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश। कोई भी ऐसा और स्टेट नहीं है जिसकी बाउंड्री 8 राज्यों से लग रही हो। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है राज्यों के साथ यूपी। ओवरऑल पूरे इंडिया की बात कर लो, जितने भी हमारे स्टेट हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश। इसमें 8 राज्यों से बाउंड्री बनती है। एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली स्टेट नहीं है, यूटी है। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर इसका बनता है, वो नेपाल के साथ बनता है। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कहां कहां से लगती है, 8 राज्यों से, एक यूटी से और नेपाल से। असम इसके बाद आता है, 7 नंबर असम इसके बाद है। वो सबसे ज्यादा राज्यों से बाउंड्री बनती है उत्तर प्रदेश की 8 स्टेट के साथ। यूटी में दिल्ली, और दूसरा कंट्री की बात करें तो नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो 8 स्टेट प्लस 1 यूटी प्लस 1 इंटरनेशनल कंट्री, अनदर कंट्री।
कौन कौन से राज्यों से बाउंड्री बनती है, अब ये क्वेश्चन है। यूपी बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ। सबसे लंबी बाउंड्री इसकी मध्य प्रदेश से है। सबसे लंबी जो बाउंड्री है यूपी की वो मध्य प्रदेश के साथ है, और सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है हिमाचल से। लिखो मत, लिखा है नोट्स में, लिख दिया है मैंने ये। तो हिमाचल प्रदेश बस एक टिप पे टच करता है। सबसे छोटी बाउंड्री यूपी की हिमाचल के साथ है, और सबसे लंबी बाउंड्री इसकी मध्य प्रदेश के साथ है। टोटल 8 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन 8 राज्यों से बाउंड्री बनती है। इसके अलावा दिल्ली और नेपाल। स्टेट पीसीएस में टफ क्वेश्चन अगर उसको बनाना हो तो क्या करेगा? हमने यहां बताया कि यूपी की बाउंड्री किस किस से बनती है। ये तो हमने ज्योग्राफी में भी मैप में बताया हुआ है कि कौन सा स्टेट किससे किससे बाउंड्री बनाता है। नेशनल ज्योग्राफी का पार्ट है ये। टफ क्वेश्चन बनाना हो तो पूछ देगा इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जिसकी बाउंड्री हिमाचल से लगती है, या कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री मध्य प्रदेश से टच कर रही है। टफ क्वेश्चन बनाना हो तो स्टेट सीधे ना पूछ के डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ देगा। यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बॉर्डर शेयर कर रहा है। स्टेट पीसीएस में बन जाता है इस तरह का क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यूपी की बाउंड्री कहां कहां है वो तो नेशनल ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यूपी लोकल के लिए भी कॉमन हो गई बात। इसके और डेप्थ में जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ देगा। वो भी एक चार्ट बना दिया है कौन कौन सा जिला किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। इसका एक लेवल और नीचे आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट, अब हम आते हैं जो बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, जरा मैप में देखें। जो बॉर्डर हम कह रहे हैं जरा इसका मैप देखें। मैप दिख रहा है आपको इसमें क्लियर? या देखो, ये जो एरिया है ये चंदौली वगैरह का जो एरिया है, चंदौली मैंने बताया था ना, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बनारस के आगे ये बिहार का एरिया आ गया। थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं कि किस तरफ कौन सा एरिया पड़ता है। बनारस वगैरह का जो एरिया है, गाजीपुर है, बनारस है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, इन सब एरिया से क्रॉस करोगे तो अगला स्टेट क्या पड़ेगा? बिहार पड़ेगा। कुशीनगर से आप जाओगे, पडरौना से जाओगे, देवरिया है, उसके बाद बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, तो रॉबर्ट्सगंज है। ये बॉर्डर क्या है? ये बिहार का टच कर रहा है बॉर्डर। सोनभद्र का जो एरिया है, सोनभद्र के नजदीक ये वाला एरिया झारखंड है। ये इधर नीचे बिहार से सटा हुआ कौन है? झारखंड। सोनभद्र हिंडाल्को का प्लांट भी है, मिनरल्स वगैरह के लिए फेमस है, कोयला वेला के लिए भी फेमस। सोनभद्र का जो एरिया है कुछ माइनिंग भी है, माइंस है वहां पर, हिंडाल्को का प्लांट भी है, रिहंद डैम भी वहां पर हमने बताया था, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम उसको बोलते हैं। तो सोनभद्र जो है यहाँ पर ये झारखंड से बाउंड्री बन रही है। इधर के एरिया बिहार से बाउंड्री बना रहे हैं। 2 तो ये हो गए। सोनभद्र के साउथ की तरफ चले जाओगे, रेणुकूट के और नीचे चले जाओगे तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। रेणु से सोनभद्र के ईस्ट में जाओगे तो झारखंड आ जाएगा, साउथ में चले जाओगे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और इसके वेस्ट में चले जाओगे तो मध्य प्रदेश का एरिया, इतना बड़ा एरिया मध्य प्रदेश का है। जैसे चित्रकूट, महोबा, खजुराहो एमपी में है, चित्रकूट यूपी में है। तो ये वाला जो एरिया है चित्रकूट, महोबा, बुंदेलखंड का जो एरिया, वो पूरी बाउंड्री किससे बन रही है? मध्य प्रदेश से बनी। प्रयागराज, मिर्जापुर, इधर से जाओगे तो मध्य प्रदेश का एरिया आएगा। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन आया कौन सा जिला है भारत में, एक ही डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत में जो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाती है। पूरे भारत में केवल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, और उत्तर प्रदेश का एरिया में दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यूपी में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद एरिया की बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन में प्रयागराज। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंदर? प्रयागराज। और सबसे बड़ा एरिया में कौन है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। और सोनभद्र पूरे भारत का अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा सबसे बड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, और पूरे भारत का अकेला डिस्ट्रिक्ट जो 4 अलग अलग राज्यों से बाउंड्री बनाता है। सोनभद्र की बाउंड्री अगर आप देखोगे तो ये यहां बिहार से भी इधर भी टच कर रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, 4 राज्यों से बाउंड्री बनती है इसकी। सोनभद्र बाउंड्री शेयर करता है 4 राज्यों के साथ। ठीक है,
तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इससे आगे बढ़े मथुरा वगैरह का जो एरिया है, यहां से आगे बढ़ोगे राजस्थान, इधर राजस्थान, मथुरा से आगे जाओगे, आगरा की तरफ से जाओगे, ये राजस्थान का एरिया आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। और उससे ऊपर बढ़ोगे तो ये आपका दिल्ली आ गया, इधर राजस्थान है, दिल्ली है, ये एरिया आ गया। दिल्ली क्रॉस करोगे, यहां शामली वगैरह जो है, सहारनपुर है, ये हरियाणा से बॉर्डर बनाता है। इधर सहारनपुर के वेस्ट की तरफ जाओगे, ये हरियाणा है। यहाँ हिमाचल प्रदेश, कई बार लोग कहते हैं सर बाउंड्री बनाता है कि नहीं, सहारनपुर के बिल्कुल नॉर्थ में चले जाओ, यमुना रिवर वहां पर देखो, सहारनपुर के बिल्कुल नॉर्थ में बहुत छोटा सा बॉर्डर बनता है, हिमाचल के साथ बॉर्डर बनता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं हिमाचल के साथ बॉर्डर है कि नहीं, हिमाचल के साथ बॉर्डर है। सहारनपुर के बिल्कुल नॉर्थ में चले जाओगे, यहाँ छोटा सा बॉर्डर दिखेगा हिमाचल। उत्तराखंड से तो काफी बड़ा बॉर्डर है, रामपुर वगैरह एरिया आप क्रॉस करोगे, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ये सब इधर से जाओगे, उत्तराखंड, पीलीभीत, ये उत्तराखंड का एरिया आ जाएगा। नेपाल से बाउंड्री इधर देखो, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, ये है लखीमपुर खीरी। ये पूरी जो बेल्ट है नेपाल तराई बेल्ट, चावल आवल के लिए फेमस है ना, लखीमपुर खीरी हो गया, श्रावस्ती हो गया, ये सब चावल के लिए फेमस है, तराई बेल्ट है नेपाल का, तराई एरिया। तो ये पूरा जो है नेपाल से बॉर्डर बन रहा है। मतलब क्या है, एक बार मैप को गूगल से निकाल कर पेस्ट कर लो कॉपी में, और एक बार मैप को ध्यान से देखना है, जो ज्योग्राफी में भी हमने बताया था। एक क्वेश्चन तो आपका मैप से बन जाएगा। अब जिन्होंने भी पुराने क्वेश्चन, पुराने पेपर देखे हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि सर जो एरिया आप बता रहे हैं ये पूछा गया है कि नहीं। कुछ बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे स्टेट के लिए, स्टेट पेपर देखे होंगे, तो जो मैं बताता जा रहा हूं आप देखिए कि उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। ये अच्छी बात है कि अगर पेपर किसी ने देखा हुआ है। तो 8 राज्य, एक यूटी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री इतने शेयर कर रहा है। एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, और दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड पे है? एक क्वेश्चन ये देखें जरा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, ये मान लो अर्थ है, जो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाते हैं जिनको हमने इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये जो लाइनें आप ड्रॉ करते हो, इन पर जो डिग्री लिखते हो, जैसे 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में गए कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में गए मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ में गए आर्कटिक सर्कल, उतना ही नीचे चले गए अंटार्कटिक सर्कल। जो नॉर्थ साउथ की तरफ ये मूवमेंट आप कर रहे हो, ये डिग्री आप लिख रहे हो, इन्हें क्या कहते हैं? ये है अक्षांश, लैटिट्यूड। अब दुनिया में कोई कंट्री या कोई लोकेशन कहां पर है, सिर्फ इस पर मूव करते जाएं तो कैसा पता चलेगा? नहीं मालूम चल पाएगा। वर्टिकल लाइनें जो होती हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइनें जो लिखी होती हैं, जो डिग्री लिखे होते हैं वर्टिकल लाइनों पर, ये टाइम मेजरमेंट का काम करता है। ज्योग्राफी में डिटेल में हमने बात की थी, बताया भी था मेजरमेंट कैसे होता है। ये है लॉन्गिट्यूड, जिन्हें कहते हैं देशांतर। अक्षांश ये टेम्परेचर कोऑर्डिनेट होता है। अक्षांश जो होता है लैटिट्यूड, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉर्थ साउथ मूवमेंट बता रहा है। लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट वर्ड आपको दिखते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब है देशांतर। तो जब आपको अगर किसी लोकेशन को अर्थ पे मैप करना है, किसी लोकेशन को जानना है, तो वहां का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर दोनों पता है तो इंटरसेक्शन जहां होगा वो जगह आपको पता चल जाएगी। दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी चीज की लोकेशन अगर जाननी है, या आपका मकान दुनिया के किस हिस्से में कहां पर लोकेटेड है, कोऑर्डिनेट अगर पता हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता हो, तो आप उस जगह की पोजीशन बता दोगे कि यहां पर है, दुनिया के इस हिस्से में है। तो उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड में किस कोऑर्डिनेट से पता लगेगा ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र ये 23 डिग्री 52 मिनट, एक तो पूरा का पूरा ये नॉर्थ में है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट लैटिट्यूड। मैंने बताया ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दो चीजें हैं। तो लैटिट्यूड में 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड।
और लॉन्गिट्यूड अगर देखेंगे तो पूरा पूरा ईस्ट की तरफ 77 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट। अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ये नहीं कहना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाइज देखें तो पूरा पूरा यूपी नॉर्थ के साइड में, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ईस्ट की तरफ है। इन दोनों को मिलाकर पोजीशन आपको पता चलेगी यूपी दुनिया के किस कोने में है। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, और 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहां पर है। एक मैंने आपको बताया था टाइम मेजरमेंट के लिए इंडिया में रेफरेंस कहां से लिया जाता है? प्रयागराज का नैनी। इंडिया में जो इंडियन टाइम कैलकुलेशन का जो रेफरेंस लेते हैं कहां से? नैनी से लेते हैं, नैनी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का टोटल जो एरिया है वो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर माइल्स में निकालें तो 93,933 स्क्वायर माइल। स्क्वायर किलोमीटर में यूपी का टोटल एरिया 2,43,286 किलोमीटर, जो कि इंडिया के टोटल एरिया का 7.3% है, और ये चौथा सबसे बड़ा स्टेट है एरिया में, फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। अगर रैंकिंग पूछ लिया जाए कि एरिया में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है भारत में, करेक्ट है सलोनी, नैनी 82 डिग्री 30 मिनट। वहीं से टाइम कैलकुलेशन का रेफरेंस लेते हैं। क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया होगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में दोबारा नहीं जा रहा हूं। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइम कैलकुलेशन डिग्री कहां से लेते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन कौन सा है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, मैं मान के चल रहा हूं डिटेल में आपने पढ़ रखा है, ज्योग्राफी पहले पढ़ाया हुआ है, तो काफी लोगों का वो तैयार होगा सब्जेक्ट। नहीं है तो मुझे बताओ, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ उसमें, और बहुत ठीक से पढ़ा हुआ है। देखो, तो उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया के टोटल एरिया का 7.3% है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो जरा बताओ, इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया इतना है, और इंडिया का जितना एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, बताया हुआ है। टोटल इंडिया का जो एरिया वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। हम वर्ल्ड एरिया का लगभग 2.4% लेके बैठे हैं, और 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं हम पूरी दुनिया में एरिया में। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया है, जो कि वर्ल्ड एरिया का 2.4% है। इतने एरिया के साथ वर्ल्ड में हम 7th नंबर पे हैं, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे हैं। ठीक, पॉपुलेशन के मामले में 17% से ऊपर की आबादी हमारे यहाँ पूरी दुनिया की रहती है। पॉपुलेशन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, और पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 17% के ऊपर पॉपुलेशन अकेले इंडिया में रहता है, बताया हुआ है। 17 से ऊपर है, 17.7, करेक्ट, 17.7। इस समय तो और बढ़ गया होगा, 17 प्लस लिख दिया मैंने, अभी और बढ़ गया होगा, 17.7%। तो पूरे वर्ल्ड एरिया का हमारे पास 2.4% है, पॉपुलेशन हमारी 17.7% है। वही समझाया था मैंने कि वर्ल्ड एरिया में तो हम इतना ही स्थान रखते हैं, 7th नंबर पे, पॉपुलेशन हमारी इतनी है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी ज्यादा है, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे इतने एरिया में, हमारे इस एरिया का अकेला उत्तर प्रदेश कितना है? हमारे इस एरिया का उत्तर प्रदेश 7.3% एरिया इसके पास है। जितना हमारे पास टोटल एरिया है दुनिया का, हमारे एरिया का 7.3% यूपी के पास है, और एरिया में यूपी सबसे बड़ा स्टेट नहीं है, 4th नंबर पे है। तो जैसा कि रैंकिंग हमने एरिया में पढ़ा रखी है आपको, सबसे बड़ा राज्य भारत में एरिया में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। एरिया में अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा एरिया में हमारा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एरिया 2.43286 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के टोटल एरिया का 7.3% है, और उत्तर प्रदेश एरिया में हमारा चौथा राज्य है आफ्टर राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। पॉपुलेशन में अगर हम बात कर लें तो पॉपुलेशन में तो उत्तर प्रदेश ब्राजील से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। हमारा अकेला उत्तर प्रदेश ब्राजील से भी ज्यादा जनसंख्या है इसमें, यूपी में अकेला एक जिला, अकेला एक स्टेट हमारा यूपी, ब्राजील से भी ज्यादा पॉपुलेशन।
उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे बिहार है। पॉपुलेशन के मामले में यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार नंबर 3। अगर हम 2011 के बाद तो सेंसस का डाटा अभी आया नहीं। अंतिम जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी। 2011 के सेंसस के अनुसार यूपी की टोटल पॉपुलेशन 19.98 करोड़, यूपी की कुल आबादी 19.98 करोड़। कई बार सीएम कहते हैं ना 20 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है मेरे पर, 20 करोड़ लोगों की आबादी है यूपी में। पर अगर हम एक आइडिया लगाएं, एक एस्टिमेट लगाएं, अभी सेंसस का डाटा आया तो नहीं है, पर अभी रफली 24 करोड़ क्रॉस कर चुकी है इस समय आबादी। ये एस्टिमेशन है। सेंसस के डाटा को मान के चलें तो सेंसस तो 2011 वाला था, अभी 21 का सेंसस नहीं आया, कोविड की वजह से वो डिले हो गया सारा। अब 24 में डाटा आएगा मान लो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो पॉपुलेशन थी उस समय 19.98 करोड़ थी। 21 का सेंसस आया नहीं। रफली एस्टिमेशन अभी यूपी की जनसंख्या तकरीबन 24.14 करोड़ हो चुकी है। सही डाटा जब सेंसस आ जाएगा तब मालूम चलेगा। तो सेंसस 2011 के हिसाब से क्वेश्चन अगर आए तो 19.98 करोड़ इतनी आबादी रही। ऑफिशियल डाटा तो वही है। अभी अंदाजन अगर डाटा बताएं, एस्टिमेट बताएं तो 24 करोड़ के ऊपर है। तो पूछेगा एज पर सेंसस 2011 यूपी की पॉपुलेशन कितनी, तो आप कहेंगे तकरीबन 20 करोड़, 19.98। अभी रफली एस्टिमेशन की बात करें तो 24 करोड़ से ऊपर। ये आबादी पूरे इंडिया की आबादी का कितना परसेंट है? 16.5%। मतलब तकरीबन 1/6 इंडिया, 1/6 इंडिया अकेले यूपी में रहता है। इस बात का मतलब यही तो हुआ कि 1/6 इंडिया, 1/6, 1/6 भारत अकेला उत्तर प्रदेश में रहता है। अगला क्वेश्चन। और पॉपुलेशन में यूपी टॉप पर है, एरिया में 4th है, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है। ये स्टेट 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका नॉर्दर्न एरिया अगर देखें, उत्तराखंड वगैरह से लगा हुआ क्षेत्र है, ऊपर आप हिमाचल से लगा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं। तो जो नॉर्थ से हिली एरिया से टच कर रहा हुआ एरिया है वो शिवालिक एरिया है, हिमालय का ही वो शिवालिक पोर्शन आता है। उत्तराखंड वगैरह से जो बाउंड्री बन रही है यूपी की, नॉर्दर्न एरिया जो है वो शिवालिक क्षेत्र कहलाता है। शिवालिक क्षेत्र से नीचे उतरोगे तो क्या आएगा? गंगेटिक प्लेन। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाओगे तो उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में बटा है। नॉर्थ वाला है शिवालिक, वहां से नीचे आओगे तो गंगा का क्षेत्र है, और साउथ की तरफ चले जाओगे वो है विंध्या वाला एरिया, विंध्यन। 3 क्षेत्र में यूपी बटा है। नॉर्थ में शिवालिक, उसके बाद गंगा क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद आओगे तो विंध्यन। 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल कैसे कह रहे हैं? सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, यूपी का लोकेशन देखोगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो कहां पर लाई कर रहा है? सब ट्रॉपिकल एरिया में। यूपी अगर मैप में देखेंगे कहां पर लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है। ट्रॉपिक के ठीक ऊपर का क्षेत्र, ट्रॉपिक के ठीक ऊपर का क्षेत्र, ज्योग्राफी में बताया था ये। और ड्राई विंटर होता है यहाँ पर। एनुअल रेनफॉल 1000 से लेकर 1200 mm होती है। एनुअल टेम्परेचर यूपी के अलग अलग क्षेत्र में कहीं 5 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक वेरी कर जाता है। जो मेन नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल, गंडक, राप्ती, सरयू, कई हैं। राप्ती है, सरयू है, ये कुछ नदियों के नाम हमने लिखे हैं। नदियां तो कई हैं, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट रिवर है यूपी की। फॉरेस्ट डाटा की अगर बात कर लें, 2021 जो लास्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट की आई है, 23 में डाटा रिलीज हुआ था। 21 हर 2 साल में आती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन जारी करता है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये जारी करता है हर 2 साल में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो 21 का जो डाटा आया था, इंडिया का तो फॉरेस्ट कवर ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है सब बता चुका हूं मैं।
कि टोटल फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश, परसेंटेज में मिजोरम, यूटी कंपेयर करोगे तो लक्षद्वीप। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लास्ट डाटा 21 का आया, 23 का अब आएगा 24 में, 23 का भी आएगा 24 के अंदर, लेटेस्ट रिपोर्ट अब आएगी इस साल। तो 21 का जो डाटा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, टोटल फॉरेस्ट यूपी के अंदर 14,818 14818 स्क्वायर किलोमीटर यूपी में फॉरेस्ट है। परसेंटेज यूपी का जितना एरिया है 6.15% फॉरेस्ट है। जितना यूपी का एरिया है 6.15% फॉरेस्ट है इसके पास। और पिछले डाटा से 19 में जो रिपोर्ट आई थी और 21 में जो रिपोर्ट आई है, कितना चेंज हुआ है, बढ़ा है या घटा है? एक ये भी क्वेश्चन आता है कि 19 से 21 का डाटा अगर कंपेयर करें तो नेट फॉरेस्ट यहां बढ़ा है या घटा है? 0.08% इंक्रीज हुआ है। 19 के कंपैरिजन में 21 के डाटा में 0.08% का इंक्रीमेंट है। कितना यूपी का एरिया कल्टीवेबल एरिया है, खेती वेती के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 82%। कल्टीवेबल एरिया कितना है? 82%। और नेट एरिया जिसपे बुआई की जाती है, क्रॉप वगैरह लगाई जाती है, वो 68.5% है। कल्टीवेबल एरिया यूपी का 82%, जितना यूपी का एरिया है 82% कल्टीवेबल है, खेती वगैरह आप कर सकते हैं। 68.5% एरिया अभी ऐसा है जिस पर बुआई वगैरह की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट की जो इकोनॉमी है, यूपी की इकोनॉमी मेनली किससे चल रही है? आजकल इसका जो मेन बिजनेस जहां से आ रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री से आ रहा है। उत्तर प्रदेश का मेन जो बिजनेस है, इस स्टेट की इकोनॉमी मेनली सर्विस इंडस्ट्री से चल रही है। सर्विस सेक्टर में ट्रैवल टूरिज्म आ गया, होटल इंडस्ट्री आ गई, रियल एस्टेट आ गया, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। तो ये सब एरिया से ज्यादा बिजनेस आ रहा है इस समय। अभी यूपी जीडीपी के मामले में यूपी की इकोनॉमी सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है भारत में, महाराष्ट्र के बाद। जीडीपी की अगर बात करें, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला स्टेट हो गया है महाराष्ट्र के बाद। तो उत्तर प्रदेश हाल ही में, करंट लेटेस्ट डाटा है, ये करंट अफेयर की न्यूज है, उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड एज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट इन इंडिया। 9.2% कंट्री की जीडीपी में इसका योगदान हो गया है, महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पर आ गया है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का शेयर 9.2% कंट्रीब्यूशन हो गया है, महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा। ये करंट की न्यूज है, क्वेश्चन बनेगा इस पर, उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। डेवलपमेंट, क्योंकि यहां दिख रहा है ये सब डाटा जो है डेवलपमेंट को बता रहे हैं। तो 9.2% भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। आप सोचो, गुजरात जैसे राज्य को पीछे छोड़ रहा है कंट्रीब्यूशन पर। बहुत बड़ा स्टेट भी है, बहुत बड़ा स्टेट भी है। डेवलपमेंट तो दिख रहा है यहां से, अगर ये डाटा जो है ये बता रहा है इस बात को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, भाई कंपनी आजकल देखो इन्वेस्टमेंट कर रही है, नोएडा में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है, बुलंदशहर वगैरह में डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी बुंदेलखंड एरिया को लेके प्लान है, एक्सप्रेसवे हाईवे कितने सारे बना दिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी, क्राइम को कंट्रोल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और वो लगातार देखने में आ रहा है। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्होंने लखनऊ में कराई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में जो कराई थी 2023 में, शुरुआत में हुई थी फरवरी के आसपास, 40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है कंपनीज ने। 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। तो क्राइम अगर कंट्रोल होगा, ये माफियागिरी कंट्रोल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होगा? एक समय था कि लोग कहते थे जहां से अंधेरा शुरू हो जाए, यूपी बिहार के लिए बोला जाता था कि जहां से क्रॉस करो और जहां से अंधेरा दिखने लगे, या तो यूपी इंटर कर रहे हो, बिहार में इंटर कर रहे हो। गरीब माने जाते थे, डेवलपमेंट नहीं दिखता था, पर डेवलपमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि डाटा जो है आपको यहां से पता लग रही है बात। और इन्वेस्टमेंट आप नोएडा वगैरह में देखेंगे काफी इंक्रीज हुआ पिछले 8-10 साल के अंदर। तो द स्टेट हैज ऑल्सो जम्प टू द सेकंड पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या बताता है? बिजनेस आपके यहां आसानी से लग पा रहा है कि नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कोई कंट्री, जैसे कंट्री की रैंकिंग आती है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है कि कोई कंट्री में बिजनेस लगाना कितना आसान है। तो जहां पर बिजनेस लगाना आसान होगा, कंप्लायंसेस ज्यादा, ऑब्लिगेशन नहीं होंगे, बाउंडेशन नहीं होंगे, आसानी से क्लियरेंस मिलेगा। ये सब बातें हमने जीके में कही हैं, जीके करंट अफेयर में। तो
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, आसानी से बिजनेस करने का मौका आपको मिले, उत्तर प्रदेश इस मामले में सेकंड नंबर पर आ गया है आंध्रा के बाद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर आंध्रा था, पहले तेलंगाना, आंध्रा और तेलंगाना टॉप पर हुआ करते थे। आंध्रा के बाद सेकंड इस समय यूपी हो चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। यूपी सेकंड 2021 के डाटा के हिसाब से, ये 21 का डाटा बता रहा हूं मैं। आंध्रा के बाद यूपी सेकंड नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। नई रिपोर्ट में हो सकता है एक आध रैंक आगे पीछे, पर दूसरे नंबर पे आ गया था यहां पर। और 40 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो फरवरी 2023 में हुई है, यूपी में इतना कंपनीज ने कमिट किया, जिससे कि 1 करोड़ रोजगार, इतनी अपॉर्चुनिटी आने की संभावना, 1 करोड़ रोजगार, लगभग इतनी अपॉर्चुनिटी ये स्टेट प्रोड्यूस करेगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पिछले अगर मैं 4 साल 5 साल की बात करूं, 18 लाख करोड़ के आसपास हुआ करती थी। पिछले अगर आप 5 साल के आसपास डाटा देख लो, तो जहां तक मुझे पुराना डाटा याद है, 18.5 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी हुआ करती थी। इस समय 25.55 लाख हो चुका है। पिछले 5 साल के अंदर लगभग 18 से 25 की जर्नी, ऑलमोस्ट डबल के आसपास जा रहा है। तो ग्रोथ तो दिख रही है। और पर कैपिटा पे जो जीडीपी निकाला जाता है, जीएसडीपी, ये 1,05,000 है पर कैपिटा। अगर बात करो ऑन एन एवरेज पर कैपिटा की बात करो, तो 1,05,000 वैल्यू आ रही है कि प्रति व्यक्ति आय के टर्म में अगर बात कर लो या टोटल जीडीपी की बात कर लो, 25.5 लाख करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया जीडीपी यूपी का, और पर कैपिटा 1,05,000 क्रॉस कर गया है। इस समय 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकल एयरपोर्ट तो कई सारे खोल दिए हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय चल रहे हैं, जो चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री बनारस, कुशीनगर इंटरनेशनल, और महर्षि वाल्मीकि अयोध्या वाला। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अयोध्या में हाल ही में जो एयरपोर्ट इनॉग्रेशन किया गया है, क्या नाम उसको रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी 2024 में अक्टूबर के आसपास ऑपरेशनल हो जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इसी को आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हो। 5th वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस राज्य में 5वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जो अभी चल रहा है काम, नोएडा या जेवर एयरपोर्ट यही है। रेलवे की जितनी जोन है, 18 जोन बताई थी रेलवे की, 2 जोन रेलवे की अकेले यूपी में है। रेलवे की 18 जोन में से 2 जोन अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक का हेडक्वार्टर है प्रयागराज और एक का हेडक्वार्टर है गोरखपुर। प्रयागराज हेडक्वार्टर है एनसीआर का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, और गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। इस राज्य में रेलवे के 2 जोन के हेडक्वार्टर आते हैं, एक प्रयागराज, एक गोरखपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। गोरखपुर प्लेटफॉर्म जब बना था तो यह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इससे भी लंबा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कर्नाटक हुबली में। इस समय पूरी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में कर्नाटक में हुबली में है। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। और यूपी का गोरखपुर जो है वो इस समय दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। देखो, पीएम मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेशन किया दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। कहां पर? हुबली कर्नाटक में। गोरखपुर जो पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, इस समय वो 1.36 मीटर के साथ दूसरे नंबर पे है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में अब हुबली कर्नाटका वाला हो गया, 1.5 किलोमीटर। सेकंड पे चला गया गोरखपुर, सब उससे पहले गोरखपुर टॉप पर हुआ करता था। और तीसरे नंबर पे हो गया है केरल का कोल्लम। केरल का कोल्लम, कोल्लम जंक्शन 1.1 के आसपास है ये। कोलम जो है 1.18। 2-3 क्वेश्चन और जो मैं बार बार कई क्लासेस में बोल चुका हूं, जरा नोट कर लेना ये भी। राम मंदिर का आर्किटेक्ट का नाम, ये जरा 2-3 क्वेश्चन लिख लो। ये राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन है? राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा और इनका बेटा आशीष। राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा और इनका बेटा आशीष। राम जी का जो आइडल बना है, वो जो ब्लैक कलर की मूर्ति बनाई गई है, स्कल्प्टर कौन था, मूर्तिकार कौन था? मूर्तिकार सबको पता होगा, इस समय क्वेश्चन आएगा ये किसी एग्जाम में पूछेगा, अरुण योगीराज।
स्टेट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, अरुण योगीराज हैं कहाँ के? कर्नाटक के हैं ये। अरुण योगीराज कर्नाटक के हैं। टोटल 3 मूर्तियां बननी थी, 3 स्टैचू, 3 आइडल बनने थे। उसमें से जो मेन है प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी थी वो इन्होंने बनाया है। बाकी 2 जो हैं, एक सत्यनारायण पांडे हैं वो बना रहे हैं, एक पर्सन और बना रहे हैं। 3 मूर्तियां टोटल बननी है। एक बन गई है अरुण योगीराज वाली जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 2 और बन रही हैं। एक जो है वो व्हाइट मार्बल से बन रही है, तो वो जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो चंद्रकांत सोमपुरा, उनका बेटा आशीष, और राम आइडल जो बना है प्राण प्रतिष्ठा इसकी हुई अरुण योगीराज, ये कर्नाटक के हैं। ये नोट कर लो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मार्च वाले पेपर में पूछेगा, जो मार्च में एग्जाम होंगे उनमें पूछेगा, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इस बार कौन है? 23 वाले मैंने पढ़ाए थे, 24 के बताओ अब। 23 का पढ़ाया था मैंने, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट 2024 के इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रेंच प्रेसिडेंट। रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट 2024 इमैनुअल मैक्रोन, इस बार चीफ गेस्ट ये हैं। भारत रत्न के लिए बिहार के फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। पद्म विभूषण वगैरह जो है वो मैं करंट की क्लास जब कराऊंगा तो लिखवाऊंगा लिस्ट। भारत रत्न दिया गया है गुजरात के फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर, ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मर बिहार सीएम, स्टेट एग्जाम में पूछेगा ये। कर्पूरी ठाकुर बिहार के फॉर्मर मुख्यमंत्री, ये कुछ क्वेश्चन ऐड कर लो। उसके बाद अटल सेतु का राइटअप मैंने शेयर किया था, उसकी लेंथ कितनी है, सी के ऊपर, लैंड के ऊपर। तो करंट में मैं कराऊंगा अटल सेतु डिटेल में, पर वो कम से कम लेंथ होकर उसके देख लो कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है। अटल सेतु कहां से कहां जुड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उस राइटअप में से वो निकाल सकते हो। द हिंदू का राइटअप था शायद, भेजा था मैंने। चलो ये कुछ अपडेट हो गया, या कल चलो मैं अपडेट ही करा दूंगा, नहीं भी देख पाओ तो कोई बात नहीं, कल मैं अपडेट करा दूंगा वो। अगला सवाल है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो उत्तर प्रदेश के अंदर यही एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये कब बनी थी? 17 मार्च 1866 को बनी थी। 17 मार्च 1866 को बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे पुरानी हाई कोर्ट तो कैलकाटा हाई कोर्ट है, 1862 में बनी थी। पर सबसे पुरानी हाई कोर्टों में ही जो 4-5 साल के अंदर शुरू में बनी थी उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आता है। ओल्डेस्ट तो नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ओल्डेस्ट तो नहीं है, ओल्डेस्ट तो कैलकाटा हाई कोर्ट है 1862, पर सबसे पुरानी हाई कोर्टों में से एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट, 17 मार्च 1866 को बना। अभी इस समय जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, इस समय की जो बिल्डिंग है वो 1911 में जॉन स्टैनली, उस समय का चीफ जस्टिस, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। 1911 में जॉन स्टैनली थे उस समय के चीफ जस्टिस इस हाई कोर्ट के। अभी जो बिल्डिंग है जहां से कोर्ट चलती है, उस समय के चीफ जस्टिस जॉन स्टैनली ने इसकी आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था। जो मेन बेंच है इस हाई कोर्ट की, जो प्रिंसिपल बेंच है वो इलाहाबाद प्रयागराज से चलती है। जो सेकेंडरी बेंच है, एक बेंच इसकी लखनऊ में भी है, मेन कौन सा है? प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज इसकी प्रिंसिपल सीट है, प्रिंसिपल बेंच है। एक और इसका आप जैसे ब्रांच बोलते हो ना, वैसे इसकी एक बेंच लखनऊ में है। अब एक दिक्कत क्या आ रही है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा एरिया, तो यहां से लोगों को बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो डिमांड उठ रही थी कि वेस्टर्न यूपी में भी एक इसकी बेंच बना दी जाए कि यहाँ के लोग यहीं पर अटेंड कर सके, यहीं पर चले जाएं सुनवाई वगैरह में। तो एक लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि वेस्टर्न यूपी में भी एक बेंच बना दी जाए, क्योंकि यूपी तो बहुत बड़ा एरिया, बार बार तारीख पे लोगों को पेश होना पड़े, जाना पड़े, बड़ा मुश्किल है। तो फिर एक बेंच अभी बनी नहीं है, प्रपोजल है कि आगरा में बनाई जाएगी। ये प्रपोजल है कि आगरा में बनाई जाएगी, अभी बना नहीं है। क्लियर है? बना नहीं है, ये एक प्रपोजल है कि बनाया जाएगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था वॉल्टर मॉर्गन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन, जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति। जब आजाद नहीं हुआ था भारत, इंडियन चीफ जस्टिस कौन बना था उस समय? मोहम्मद सुलेमान। पर ये आजाद भारत के चीफ जस्टिस नहीं थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति बना था चीफ जस्टिस। उसके बाद इंडियन चीफ जस्टिस, इंडियन व्यक्ति पहला चीफ जस्टिस कौन रहा था? मोहम्मद सुलेमान। पर उस समय भी अंग्रेजों का रूल था, हम आजाद नहीं हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद पहला चीफ जस्टिस कौन बना था? विधु भूषण मलिक। विधु भूषण मलिक। तो इंडिपेंडेंस के पहले सबसे पहले चीफ जस्टिस अंग्रेज व्यक्ति वॉल्टर मॉर्गन, उसके बाद कुछ और भी अंग्रेज रहे। इंडियन व्यक्ति पहला, पर तब भारत आजाद नहीं था, पर इंडियन चीफ जस्टिस मोहम्मद सुलेमान को बनाया गया था, आजाद तब भी नहीं था। जब आजादी हो गई तब पहला चीफ जस्टिस कौन था? विधु भूषण मलिक, बीबी मलिक। और अभी कौन है? अभी कार्यकारी तौर पर, प्रॉपर अपॉइंटमेंट तो नहीं हुआ है, कार्यकारी तौर पर ये अभी देख रहे हैं मनोज कुमार गुप्ता। एक्चुअल में ये चीफ जस्टिस थे प्रीतिंकर दिवाकर, ये रिटायरमेंट हो गया, तो अब इनकी जगह मनोज कुमार गुप्ता कार्यकारी तौर पर है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ है। मनोज कुमार गुप्ता एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, कार्यकारी तौर पर जिम्मेदारी को संभालने के लिए। प्रॉपर अपॉइंटमेंट जब हो जाएगा तो ये हट जाएंगे। तो प्रीतिंकर दिवाकर के बाद मनोज कुमार गुप्ता बस कार्यकारी तौर पर बनाए गए हैं, अभी अपॉइंटमेंट होना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, अभी तो फैक्ट्स हैं, पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद डैम का नाम है, बताया था। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? जीके करंट अफेयर में पढ़ाया है, सुचेता कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी की वाइफ। आचार्य जेबी कृपलानी की वाइफ सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री रही 63 से 67 के बीच। पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी 63-67। प्रेजेंट सीएम योगी आदित्यनाथ। अब एक क्वेश्चन है, यंगेस्ट सीएम कौन रहे उत्तर प्रदेश में? सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन रहे थे? 38 ईयर की एज में अखिलेश यादव बने थे सबसे यंगेस्ट। योगी आदित्यनाथ यंगेस्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा, भाई करंट गवर्नमेंट उन्हीं की है, क्या पता खुश करने के लिए क्वेश्चन पूछ दे, यंगेस्ट सीएम कौन है, और ऑप्शन में दोनों दे दे। तो योगी आदित्यनाथ यंगेस्ट नहीं है, यंगेस्ट अखिलेश यादव 38 ईयर कुछ महीने की एज में बने थे वो सीएम। ठीक है। पहले राज्यपाल कौन रहे? फिरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश में पहले राज्यपाल फिरोज शाह मोदी। पहली वुमेन गवर्नर कौन रही थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू तो बताया हुआ है मैंने। पहले गवर्नर फिरोज शाह मोदी, पहली वुमेन गवर्नर 47 से 49। ये देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, उत्तर प्रदेश जब ये हो गया था, तब तो फिरोज शाह मोदी बने थे। पर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार नहीं था, उस समय गवर्नर सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू फिरोज शाह मोदी के पहले थी कि बाद? पहले। सरोजनी नायडू थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उस समय तैयार हो रहा था, बना नहीं था पूरा, उस समय सरोजनी नायडू ने सर्व किया था। और जब 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश बन गया, तब फिरोज शाह मोदी रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे, जब 1950 के बाद की बात कर रहा है, पहली वुमेन वर्ड पूछे तो सरोजनी नायडू, ओवरऑल पहला पूछे तो फिरोज शाह मोदी लिख देना। ठीक है। अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल। इस समय है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। लोकसभा की यूपी से कितनी सीटें आती हैं? 80 सीटें। और उत्तर प्रदेश में सिस्टम है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। टोटल 6 राज्य हैं ना जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो उत्तर प्रदेश में भी चलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब 2 हाउस हैं। यूपी के अंदर भी 2 हाउस हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो दोनों में कितने कितने सदस्य हैं, ये सवाल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं यूपी में? 80। लोकसभा की सीटें यूपी में 80, राज्यसभा की 31। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80, राज्यसभा में 31। विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं यूपी में?
विधानसभा में 403 403 और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट हैं। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, अगला सवाल। सारनाथ में 2 स्तूप बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछता है, स्टेट पीसीएस में भी बहुत आया ये। चौखंडी स्तूपा, बुद्ध के लेक्चर में बताया था मैंने, कई बार क्वेश्चन में ही बोला है। चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूपा, चौखंडी और धामेक ये दोनों स्तूप सारनाथ में है। सारनाथ यूपी के किस जिले में पड़ता है? बनारस। चौखंडी स्तूपा और धामेक स्तूपा दोनों ही सारनाथ में है, स्टेट ये जिला पड़ता है बनारस। यूपी का स्टेट एनिमल कौन है? जैसे मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर का भी बताया था मैंने, अभी जम्मू कश्मीर के एग्जाम में पूछा, पढ़ा के भेजा था। जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन है? उसको कहते हैं सर्वस इलेफस हंगुल, एक तरह का बारहसिंघा। पढ़ाया हुआ है, एनवायरमेंट में ही पढ़ाया है, जीके में ही बताया था। जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल होता है सर्वस इलेफस हंगुल, एक तरह का बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल भी बारहसिंघा ही है। उत्तर प्रदेश का भी स्टेट एनिमल बारहसिंघा। बताया वो क्वेश्चन पीसीएस में लास्ट टाइम पूछा भी था, सेम क्वेश्चन आया था यूपी के पेपर में। यूपी का स्टेट एनिमल बताइए, बारहसिंघा। और एक सवाल, कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जिसके लिए एक मैस्कट जारी किया गया था, एक लोगो दिया गया था? कौन सा एक नेशनल पार्क है जिसके लिए एक लोगो जारी किया गया था, एक मैस्कट जारी किया गया था? उस मैस्कट का नाम है भूर सिंह द बारहसिंघा। भूर सिंह द बारहसिंघा, ये लोगो, ये मैस्कट किस नेशनल पार्क के लिए दिया गया था? कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, इसके लिए एक मैस्कट लोगो जारी किया गया था, उसका नाम है भूर सिंह द बारहसिंघा। तो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल हंगुल, ये भी एक बारहसिंघा होता है। यूपी का स्टेट एनिमल वो भी बारहसिंघा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, उसका मैस्कट, उसका लोगो भी बारहसिंघा, भूर सिंह द बारहसिंघा, ये नाम है। अगला सवाल, यूपी की स्टेट बर्ड कौन होती है? सारस। यूपी की स्टेट बर्ड होती है सारस, जिसको क्रेन कहते हैं इंग्लिश में। स्टेट फ्लावर कौन सा होता है? पलाश के फूल। पलाश के जो फूल हैं, धार्मिक महत्व बड़ा होता है उसका पूजा पाठ में, पलाश। तो स्टेट फ्लावर है पलाश। स्टेट ट्री कौन सा है उत्तर प्रदेश का? अशोका। अशोका का जो पेड़ होता है वो स्टेट ट्री है। उत्तर प्रदेश राज्य का एम्बलम कौन सा है? जैसे भारत सरकार का एम्बलम तो आप देखते हैं वो अशोक स्तंभ वाला जो है, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया, तो भारत का एम्बलम है। उत्तर प्रदेश राज्य का एम्बलम क्या है? ये है, ऐसे 2 मछलियां बनी हुई हैं, यहाँ बो एंड एरो, तीर धनुष बना है, एक ये पेड़ सा बना है, यहाँ तीर धनुष, यहाँ 2 मछली। तो स्टेट एम्बलम जो है इस तरह का, यूपी का एम्बलम ऐसा। एम्बलम वगैरह इंटरव्यू में पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे सीएसआईआर का पेपर होगा, आज मॉर्निंग क्लास में मैंने उसमें जो सीएसआईआर का एक वीडियो डाला है मैंने, एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो उसमें बताया था ना, इनोवेटिव इंजन ऑफ इंडिया, इनोवेटिव इंजन ऑफ इंडिया सीएसआईआर की पंचलाइन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में ही पूछ लेता है। सीजीपीटीएम का इंटरव्यू होगा, पता लगा उसी में पूछ लेगा कि लोगो बताओ क्या है, या कोई टैगलाइन लिखी है तो बताओ। यूपी का स्टेट स्पोर्ट हॉकी, भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है, कई बार बताया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का नेशनल गेम, ऑप्शन में हॉकी भी लिखा है, नन ऑफ दीज भी लिखा है, नन ऑफ दीज टिक करना। अगर चारों गेम लिखे हैं तो चारों में से एक ऑप्ट करना ही पड़ेगा, तब हॉकी लगाना। भारत का नेशनल गेम कोई भी नहीं है, बनाने वाला भी क्वेश्चन गलत बना देता है कई बार। यूपीएससी पूछेगा तो नन ऑफ दीज जरूर ऑप्शन में लिखेगा। नन ऑफ दीज मतलब उसको पता है कि बच्चे हॉकी टिक करेंगे, जबकि है नन ऑफ दीज। जब तक भारत सरकार के राजपत्र में ना लिखा जाए, गैजेट में पब्लिश ना किया जाए, तब तक नहीं माना जाएगा। तो नेशनल गेम भारत का कोई नहीं है, नन ऑफ दीज लिखेंगे आप। पर अगर चारों ऑप्शन में गेम लिखा है और एक टिक करना ही पड़ेगा, तो हॉकी के अलावा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तब वो लगाना पड़ेगा। यूपी का स्टेट स्पोर्ट है हॉकी। यूपी के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर, दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र जो
तो एनसीआर में यूपी के कितने जिले अभी तक कवर हो गए हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, ये 8 जिले हैं। 8 जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हो चुके हैं और मेरठ तक तो चलाई गई है आरआरटीएस रैपिड रेल। मेरठ तक चलाई गई है, दिल्ली से मेरठ चलाई गई है रैपिड रेल, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली टू मेरठ चलाया गया है। किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने फंडिंग दी है इसको? जरा चेक करो, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इसको फंडिंग दी है? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, किसी संस्था से पैसा मिला है इसको? एडीबी ने इसको फंडिंग की है, एक बार चेक भी कर लो। आरआरटीएस जो दिल्ली से मेरठ चली है, एक बार चेक कर लो जरा, आरआरटीएस एडीबी लिखोगे आ जाएगा। दिल्ली टू मेरठ एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडिंग भी थी इसको, एक बार चेक कर लेना, वर्ल्ड बैंक या एडीबी? एडीबी है वैसे। आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से मेरठ चलाई गई है, एडीबी के द्वारा फंडिंग भी है। समझ आ रहा है सबको ठीक से? स्पीड तेज तो नहीं है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस की राजधानी। देख लिया आरआरटीएस की फंडिंग कहां से है? एडीबी, करेक्ट। ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था एक बार, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था मैंने ये। 2011 की जनगणना के हिसाब से टोटल गांव जो डाटा आया था 1,06,000 से ज्यादा गांव। टोटल भारत में 6.5 लाख के लगभग गांव हैं, यूपी में 1 लाख के ऊपर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री भी रहा हो, 2 लोग रहे हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री भी रहा हो, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का स्पीकर जो मुख्यमंत्री रहा हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का स्पीकर जो यूपी का मुख्यमंत्री भी रहा हो, श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा, ये 2 लोग, ये स्पीकर थे और ये मुख्यमंत्री भी रहे, श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। पहला स्पीकर विधानसभा का आजादी के बाद कौन बना था यूपी में? जब देश आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहले स्पीकर का नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी विधानसभा में पहले स्पीकर का नाम आजाद भारत में पुरुषोत्तम दास टंडन। अभी कौन है? सतीश महाना। अभी हैं सतीश महाना। 18वीं विधानसभा जो चल रही है, सतीश महाना यूपी में स्पीकर हैं विधानसभा के। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन यूपी में कई बार लगा, जम्मू कश्मीर में बहुत बार लगा, बिहार में बहुत बार लगा, पंजाब में बहुत बार लगा। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? पहली बार यूपी में लगा था 68-69, 25 फरवरी 1968 में पहली बार लगा था यूपी में प्रेसिडेंट रूल। किस आर्टिकल में पॉलिटी में पढ़ाया था हमने प्रेसिडेंट रूल? बोलो आंसर। प्रेसिडेंट रूल हमने किस आर्टिकल में बताया था? एडीबी का फुल फॉर्म मालूम है ना? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मेरा सवाल ये है कि प्रेसिडेंट रूल हमने किस आर्टिकल में पढ़ा था? 4-4 के गैप पर 3 आर्टिकल बताए थे। 352 पूरे देश में इमरजेंसी लगना, 356 राज्य में इमरजेंसी लगना और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगना। 352 में पूरे कंट्री में भी इमरजेंसी लग सकती है, कुछ हिस्से में भी, मान लो कहीं वॉर हो रही है, वॉर के समय में जो हिस्सा अफेक्टेड है, ज्यादा रिस्क है, वहां पर भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने 1962 वॉर। तो नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, उसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और 360 में आती है वित्तीय, फाइनेंशियल इमरजेंसी। मनमोहन सिंह की समझदारी से हम बच गए थे, 91 में हालात बने थे पर हम बच गए थे। कैसे बचे थे, उन्होंने क्या तरीके अपनाए थे, सब मैंने जीएस में, जीके करंट अफेयर में आपको बताया हुआ है, या पॉलिटी में भी बताया होगा।
फाइनेंशियल इमरजेंसी से पढ़ाया होगा, मनमोहन सिंह ने क्या कैसे बचाया। एफडीआई वगैरह का जिक्र किया होगा तब भी बताया होगा, 2-3 मौकों पर चर्चा हुई होगी। अगला पॉइंट, कौन से जिले के पास विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी में? प्रयागराज। सबसे ज्यादा आबादी भी इसी की है, सबसे ज्यादा आबादी भी प्रयागराज की ही है, तो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? प्रयागराज के पास। 12 सीटें विधानसभा की अकेले यही हैं। कौन सा जिला है यूपी का जिसके पास विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो 403 सीटें टोटल विधानसभा की हैं यूपी में, उसमें से 12 सीटें अकेले प्रयागराज से हैं, और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले 75 हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास सबसे कम विधानसभा की सीट है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, 2-2 सीटें। सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट के पास। एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर, सबसे छोटा है हापुड़। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, हापुड़ सबसे छोटा। पहली सेंट्रल जेल यूपी में कहां बनी थी? बरेली में। बरेली में। ईस्ट से वेस्ट अगर जाएं तो उत्तर प्रदेश की लेंथ कितनी है? 650 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ अगर जाएं तो 240 किलोमीटर। सोनभद्र दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी के बाद, और एकमात्र भारत में ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। स्टेट विद मैक्सिमम बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, सबसे लंबी बाउंड्री किस राज्य से टच करती है? मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी हिमाचल से। उत्तर प्रदेश पूरे राज्य की बाउंड्री अगर हम कंपेयर करें नेबरिंग स्टेट से, अगर चेक करें तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री नेबरिंग स्टेट में सबसे लंबी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ है यूपी की, और सबसे छोटी बाउंड्री है इसकी हिमाचल के साथ। यूपी में सबसे पूर्वी, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे ईस्ट में पड़ता है बलिया, सबसे वेस्ट में पड़ता है शामली, नॉर्थ में सहारनपुर, साउथ में सोनभद्र। यूपी में अगर चारों कॉर्नर के डिस्ट्रिक्ट देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट में बलिया, वेस्ट में शामली, नॉर्थ में सहारनपुर, साउथ में सोनभद्र। मैप पे भी हमने देखा अभी। रिवर वगैरह तो कई सारी हैं, रिवर हमने ज्योग्राफी में पढ़ाई भी है। सबसे लंबा कैनाल सिस्टम, शारदा कैनाल यूपी में सबसे लंबा कैनाल सिस्टम है, 269 किलोमीटर लंबी। सबसे लंबा कैनाल सिस्टम यूपी का शारदा कैनाल 269 किलोमीटर लंबी है। इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ की थोड़ी चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व एक भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व यूपी में, बायोस्फीयर रिजर्व एक भी नहीं है। नेशनल पार्क एक है, नेशनल पार्क एक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 25, रामसर वेटलैंड्स हैं 10। इन्वायरमेंट में सब नाम सुने हैं, रामसर वेटलैंड है 10। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बायोस्फीयर रिजर्व एक भी नहीं है, नेशनल पार्क एक है, दुधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 25 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। और वेटलैंड, रामसर साइट, इंटरनेशनल वेटलैंड्स 10 हैं। कौन कौन से हैं? जिले के हिसाब से याद रखना है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है चंद्रप्रभा और दुधवा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जब हम कॉमन जीएस पढ़ते हैं सारे एग्जाम के लिए तो बस यही क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? यूपी में है। पर जब यूपी स्टेट का एग्जाम देने जाओगे, हर बार, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्वेश्चन आया भी था, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? कई बार मैं बोल चुका हूं, ये चंदौली, बनारस के पास। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें देखना है किस जिले में है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है मेन एरिया इसका लखीमपुर खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क का एरिया लखीमपुर खीरी इस जिले में पड़ता है। चंद्रप्रभा चंदौली, दुधवा लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा नेशनल पार्क के साथ साथ दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व जो है वो और भी एरिया आसपास का कवर कर रहा है। टाइगर रिजर्व में लखीमपुर खीरी का भी एरिया आ रहा है, कुछ बहराइच का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। दुधवा नेशनल पार्क के अलावा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एरिया इसमें आ जाता है। कतरनिया घाट बहराइच में है, कुछ उसका पार्ट आ जाता है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो कई एरिया को मिला के बना है। दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा नेशनल पार्क के साथ साथ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट, इन सब एरिया को भी मिलाया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी,
दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसमें और भी एरिया जोड़ा गया है, आसपास के एरिया ये भी जुड़े हुए हैं। टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की। बहुत ज्यादा एग्जाम में मैंने बताया चंद्रप्रभा पूछता है, तो एक बार इनके नाम तो देखने पड़ेंगे। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, नेचुरल बहुत अच्छा है ये। कतरनिया घाट उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से है जहां पे बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ अभी। जैसे मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे नेचुरल एरिया घूमना बहुत पसंद है। नेचुरल एरिया भी ऐसे जहां कमर्शलाइजेशन ना किया गया हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ कमर्शियल ना हो, बिल्कुल सीनिक ब्यूटी नेचुरल जैसा है वैसा दिखे, बहुत ज्यादा कोई वहां कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वो सब ना दिखे, वहां पर भीड़ भाड़ दुकानें वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का एरिया धीरे धीरे तो कम होते जा रहे हैं, सबको कमर्शलाइज करते जा रहे हैं। कतरनिया घाट में इस तरह का अनुभव आपको मिल सकता है। कतरनिया घाट जो है अभी उतना एक्सप्लोर, बाकी जगह एरिया की जगह कमर्शलाइज नहीं हुआ है, उतना लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। बाकी जगह पे जैसे भीड़ लगा दी है, जैसे जिम कॉर्बेट लोग बहुत जाते हैं। कतरनिया घाट सीनिक ब्यूटी जो बहुत अच्छा है, नेचुरल है, बहराइच पड़ता है ये। तो कई सारे यूपी के जो हैं, अब हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये आपका मेरठ वाला एरिया है। हस्तिनापुर वाला जो एरिया है मेन तो मेरठ में है ये, उसके अलावा कुछ और भी जिले आसपास के वहां तक भी फैला हुआ एरिया हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेन एरिया इसका मेरठ है। तो सरसाई नवार, सरसाई नवार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वेटलैंड भी है, इटावा में है ये। कई एरिया ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वेटलैंड भी है। वेटलैंड क्या होता है, वहां पे कोई रिवर, कोई लेक, वेटलैंड एरिया दलदली क्षेत्र बन गया है, मार्शी एरिया बन गया है। तो जैसा कि हमने एनवायरमेंट बताया था, कई एरिया नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और वो वेटलैंड भी हैं। जैसे कि केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव वेटलैंड। तो ये मत सोचिएगा कि सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वेटलैंड नहीं हो सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेटलैंड भी हो सकते हैं अगर वहां पर वाटर बॉडी और मार्शी एरिया बन रहा है तो सरसई नवार वेटलैंड इटावा में है। बखीरा, बखीरा को तो अभी हाल ही में शामिल किया गया था, रामसर साइट में भी शामिल किया गया था। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, संत कबीर नगर बस्ती के पास, बस्ती वाला एरिया है, बस्ती के नजदीक संत कबीर नगर, गोरखपुर के लगभग 30-40 किलोमीटर पहले। तो सरसई नवार वेटलैंड इटावा, बखीरा, संत कबीर नगर, कुछ समय पहले इसको वेटलैंड में भी जोड़ा गया, रामसर वेटलैंड में। चंद्रप्रभा तो 50 बार बताया। हस्तिनापुर का मेन एरिया मेरठ है, तो इसी के आसपास का एरिया। कछुआ सेंचुरी, अब देखो इसके नाम से आपको आइडिया नहीं लग रहा, कछुआ सेंचुरी नाम से आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां की बात कर रहा है ये क्वेश्चन तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी पूछ सकता है, कछुआ सेंचुरी कहां है, क्योंकि नाम से बिल्कुल हिंट नहीं मिल रहा कि कहां की बात हो रही है। बनारस, जबकि ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में नाम लिखा रहता है आगे, अंदाजा लग जाता है कि कहां की बात है। कछुआ सेंचुरी के नाम से कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा कि ये नागालैंड में है कि यूपी में है, बनारस में है ये। कैमूर, कैमूर तो हमने बताया था, कैमूर सेंचुरी यूपी का भी कुछ एरिया इसके अंदर आ जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र। कैमूर में यूपी का भी कुछ एरिया, कैमूर मैंने जब मध्य प्रदेश और बिहार वगैरह बताया था वहां बताया था आपको कैमूर, कैमूर में कुछ एरिया ये यूपी का भी आ जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र। कतरनिया घाट हमने अभी चर्चा की। किशनपुर है लखीमपुर खीरी, स्टेट पीसीएस में मैचिंग में क्वेश्चन दे सकता है, तो एक बार रीड तो करने ही पड़ेंगे। ओखला, जैसे ये नोएडा के पास है, ओखला सेंचुरी, ओखला सेंचुरी नोएडा के पास है ये। नवाबगंज सेंचुरी उन्नाव में। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने। जिला पूछ रहा है, जिला आगरा इटावा, आगरा इटावा। पार्वती अर्गा गोंडा पड़ता है ये। पटना सेंचुरी एटा में है ये, एटा। रानीपुर चित्रकूट, रानीपुर टाइगर रिजर्व मैंने बताया था, रानीपुर टाइगर रिजर्व भी तो बन चुका है, तो चित्रकूट वाला बांदा वाला एरिया। तो एक बात उनको रीड करना पड़ेगा। सुहेलवा हम पढ़ चुके हैं, पड़सी है सुहेलवा, हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में है। यहां क्वेश्चन है कौन सा जिला पड़ेगा, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, यही एरिया। सुर सरोवर आगरा, सुराहा, विजयी सागर, तो एक बार इनको रीड करना पड़ेगा, कोई भी पूछ सकता है इसमें से। इटावा सफारी, यूपी में सफारी पार्क, सफारी ये इटावा में बनाई गई। रामसर वेटलैंड, अब कौन कौन से एरिया हैं जो रामसर वेटलैंड चुनेगा यूपी के। रामसर वेटलैंड 2 फरवरी क्या होता है, वेटलैंड्स डे, 2 फरवरी ही होता है वेटलैंड्स डे, वेटलैंड्स डे। बताया था 1971 में ईरान के रामसर सिटी में मीटिंग हुई,
जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है दुनिया में उनको बचाया जाए। तो इंडिया के 75 वेटलैंड अभी तक उस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, यूपी के 10 हैं। इंडिया के 75 वेटलैंड अभी तक उस लिस्ट में आ चुके हैं, रामसर लिस्ट में आ चुके हैं, भारत के 10 उसमें से शामिल हैं। कौन कौन से वेटलैंड है यूपी में? अपर गंगा में ये सब जिले आ जाते हैं। नरोरा बुलंदशहर पावर प्लांट भी है, ये न्यूक्लियर का, नरोरा बुलंदशहर में या न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, अपर गंगा बेसिन। सराई नवार, अब कई नाम जो आपने उसमें पढ़े हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो आपको कॉमन दिखेंगे यहाँ, तो दोबारा ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, कई सारे नाम कॉमन दिखेंगे। जैसे नवाबगंज पीछे भी आपने देखा, यहां भी आ गया। उन्नाव, समन, मैनपुरी, ज्यादातर नाम कॉमन। पार्वती अर्गा गोंडा पीछे भी था, यहां भी लिखा है। सुर सरोवर आगरा कॉमन, बखिरा कॉमन। 10 में से कम 7 नाम वो हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पढ़ चुके हो आप, तो बार बार आपको अलग अलग नहीं रटना पड़ेगा। यूनेस्को, यूपी के कितने साइट हैं जो यूनेस्को हेरिटेज में? 3 साइट हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, तीनों आगरा में। भारत के टोटल 42 साइट है यूनेस्को में। लेटेस्ट मैंने बताया था शांति निकेतन, होयसाल टेम्पल, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, ये अभी कोई पेपर हुआ है, पढ़ाते समय 50 बार बोला था पूछेगा, अभी एक एग्जाम में आया है क्वेश्चन, होयसाल टेम्पल शांति निकेतन वाला। उत्तर प्रदेश की कितनी हेरिटेज साइट है? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ये 3 हैं जो हेरिटेज में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में खाली फॉरेस्ट कवर की बात करें, खाली फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 6% के ऊपर लगभग फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट और ट्री भी अगर जोड़ दें, टोटल फॉरेस्ट के साथ साथ टोटल ट्री कवर भी ऐड कर दे तो 9% के आसपास। ओनली फॉरेस्ट कवर मैंने ऊपर बताया था, फॉरेस्ट के साथ साथ अगर ट्री कवर भी जोड़ दिया जाए लगभग 9% के आसपास। तो क्वेश्चन ध्यान देना, ओनली फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछ रहा है? ओनली फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछ रहा है, ये ध्यान देना। सोनभद्र सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जिले के हिसाब से देखें, सोनभद्र। 5 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है यूपी में, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, ये वाले एरिया हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट हैव द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर डिसेंडिंग ऑर्डर। हम ये शुरू के 2 बस याद कर लें, बाकी कुछ याद नहीं करने की जरूरत है, बाकी छोड़ो, खाली ये स्टार्टिंग के 2 याद रखो बस। 5 की जरूरत ही नहीं, इनको आप 3 लिख लो। 5 की जरूरत नहीं, इनको आप टॉप 3 लिख लो। सोनभद्र सबसे ज्यादा, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, और 3 जिले परसेंटेज में जहां फॉरेस्ट ज्यादा, परसेंटेज में भी सोनभद्र। टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर सोनभद्र का ही है, परसेंटेज के मामले में भी सोनभद्र। टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट किसके पास ज्यादा है? सोनभद्र में। और सोनभद्र का जितना एरिया है 36% से ऊपर फॉरेस्ट है, तो परसेंटेज में भी सोनभद्र। याद हो गया। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया भदोही, सबसे कम है भदोही। किसके लिए फेमस है भदोही? कारपेट के लिए। क्वेश्चन आता है भदोही किसके लिए फेमस है? कारपेट के लिए। भदोही के पास 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया भी जंगल नहीं है। सोनभद्र के पास 36% से ज्यादा जंगल एरिया है, जबकि भदोही के पास 3 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर टोटल एरिया में स्क्वायर किलोमीटर में, और परसेंटेज के हिसाब से सोनभद्र, चंदौली एंड पीलीभीत। सबसे कम भदोही। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ये कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनती है? मैंने बताया आपको, अगर टफ क्वेश्चन बनाना चाहे इस स्टेट पीसीएस वगैरह में या ज्यादा डिटेल में जाना चाहे तब पूछ देगा। मैंने बताया यूपी की सबसे लंबी बाउंड्री मध्य प्रदेश से है। अब उसमें भी कह दे कि कौन कौन सा जिला मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाता है। यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो एमपी के साथ बाउंड्री बनाते हैं, यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो बिहार से बाउंड्री बनाते हैं। तो ये एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। आरओ एआरओ में आपको याद रखना मुश्किल है, ये जरूरत भी नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है पेपर में करने के लिए। याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो भी परेशान नहीं होना। स्टेट पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा जिला किससे बाउंड्री बना रहा है, कितने जिले किस स्टेट से बाउंड्री बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टेट पीसीएस के अंदर। आरओ एआरओ में दिमाग लगाना पड़ रहा है, याद रखना पड़ रहा है, मत करो। कुछ कुछ आपको याद रहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश से चित्रकूट है, बुंदेलखंड का जो एरिया है वो आपको याद रह सकता है। बिहार से देवरिया, बलिया, ये क्षेत्र आपको याद रह जाएगा। भाई कहीं के आप रहने वाले होंगे, थोड़ा बहुत आपके कोई रिलेटिव रहते होंगे, थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा।
पर सारे के सारे एचडीज याद रह जाएं ये थोड़ा ट्रिकी बात है, या कोई कोड बना के याद हो पाए तो कर लो, ठीक है। तो बाउंड्री में कितने जिले किससे बाउंड्री बना रहे हैं वो लिस्ट लिख दी हमने। अगला है उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ संस्थाएं, कई नेशनल इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट भी कुछ उत्तर प्रदेश में है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। एक और जरा ऐड कर लो यहां, एक और ऐड कर लो, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। ये मैंने जीके में आपको इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट लिखवाई थी, वहां भी बताया था, लाइफ साइंस में भी बताया था। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। एक और लिख लो, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है, CDRI लखनऊ। और इसमें लिख लो और भी हैं इंस्टीट्यूट, जैसे SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ है, इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ। और एक वो बताया था IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस सेक्टर को जो डील करती है, जैसे RBI बैंकों को डील करता है वैसे IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को डील करती है। IRDA का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। IRDA बता चुका हूं, IRDA का हेडक्वार्टर हैदराबाद। SIDBI जो कम ब्याज पर लोन देती है संस्थाओं को, जैसे कि MSMEs को, तो SIDBI कम ब्याज पर लोन देने वाली संस्था है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। ये ध्यान रखिएगा, स्टेट PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, RO में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में है। शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है, पल्सेस रिसर्च के लिए भी कानपुर। वेटरनरी, जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं, वेटरनरी के लिए इंस्टीट्यूट कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में है वेटरनरी के लिए, और नेशनल लेवल के हैं। वेजिटेबल रिसर्च के लिए बनारस में है। ग्रासलैंड एंड फॉडर चारा इंस्टीट्यूट झांसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, कारपेट के लिए भदोही, सीधे पता है आपको, रटना भी कुछ नहीं है। कारपेट के लिए आए, कुछ क्वेश्चन पूछे, भदोही टिक करो। एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। टेक्सटाइल के लिए कानपुर फेमस है। कानपुर को तो कहते भी हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, 50 बार बताया हुआ है। उसके अलावा यूपी की रैंकिंग, मिल्क प्रोडक्शन बताया था, उसके अलावा बताया शुगर केन प्रोडक्शन बताया था, शुगर प्रोडक्शन बताया था, कई सारी चीजें बताई हुई हैं बाकी ज्योग्राफी में। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ यूपी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ यूपी कानपुर को कहा जाता है। लेदर के लिए आगरा फेमस है, लेदर के लिए कानपुर भी था, आगरा भी फेमस है। लेदर के लिए पूछे तो ऑप्शन में आगरा और कानपुर देखो। लेदर इंस्टीट्यूट बोले तो आगरा टिक करो सीधे। कानपुर से तो लेदर इंडस्ट्री काफी हटाई भी गई है। मैनचेस्टर क्या है? यूके का एक टाउन जो कि टेक्सटाइल बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए फेमस, यूके का ही एक टाउन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, कॉटन उगाने के लिए नहीं, कॉटन से कपड़े बनाने के लिए फेमस था, कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस था मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, साउथ में कोयम्बटूर और यूपी में मैनचेस्टर, ये कानपुर। भारत में अहमदाबाद, साउथ का कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और यूपी के अंदर कानपुर। 2011 का डाटा अब इसमें तो कुछ बदलना नहीं है, सेंसस के डाटा में तो जनगणना का जो डाटा है वो तो बदलेगा नहीं। अब जो बिहार वाला एग्जाम देगा वो जो बिहार की जनगणना पूछ लेगा, राजस्थान वाले से राजस्थान पूछ लेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है स्टेट में। तो 2011 का डाटा जो आया था उसमें यूपी का डाटा ये हमने यहां लिख दिया है। टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की 16.5% जनसंख्या, लगभग 20 करोड़ यूपी में। कितने मेल
उसमें इतनी पॉपुलेशन में मेल कितने, लगभग 52%, फीमेल कितनी 47.7%। ये माइनस नहीं है, ये डैश लिखा है। कितने मेल, 52% के ऊपर मेल है। जो डाटा आया था सेंसस का, मेल 52% के ऊपर, फीमेल 47% के अराउंड। कितनी जनसंख्या यूपी में ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, रूरल पॉपुलेशन कितनी थी? ग्रामीण क्षेत्र में 77% से ज्यादा लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में लगभग 22%। रूरल अर्बन का भी अंतर यहां पर, 77% से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में, 22% के ऊपर अर्बन में। 2011 की जनगणना के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, यूपी में 829 था। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं यूपी में, 829 थी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा गाजियाबाद में। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखोगे, यूपी का एवरेज था 829, हर स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं, 829। वेजिटेबल रिसर्च वाला क्वेश्चन आया हुआ है, गुड। नहीं, मैंने सारे पुराने पेपर नहीं देखे, स्टेट लोकल का मैंने पूरा नहीं चेक किया है, और मैंने पहले कभी सॉल्व कराए होंगे, तो स्टेट लोकल का हाल फिलहाल में मुझे याद नहीं कि स्टेट लोकल में क्या पूछा। ये तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है स्टेट लोकल, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। पुराने पेपर आप लगाओगे स्टेट लोकल के, आपको खुद ही पता चल जाएगा रिलेवेंट है कि नहीं, एग्जाम में आया है कि नहीं। और अच्छी बात है सलोनी की आप लगातार बता रही हो कि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 3 जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो 1000 के ऊपर, मतलब पर 1000 मेल के ऊपर नंबर ऑफ फीमेल 1000 से ज्यादा, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर। तो केवल 3 जिले हैं यूपी में, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, जिनका सेक्स रेशियो 1000 के ऊपर है, कि पर 1000 मेल के ऊपर नंबर ऑफ फीमेल की संख्या 1000 से भी ज्यादा। जैसे भारत में केरल वगैरह में सेक्स रेशियो अच्छा है। गौतम बुद्ध नगर के बारे में जानकारी, ये लिटरेसी के मामले में गौतम बुद्ध नगर टॉप पर रहा जिले में, पर सेक्स रेशियो यहां बहुत कम रहा, 851 रहा। तो कॉन्ट्रेरी बात हो गई ना, कि जहां शिक्षा अच्छी है वहां तो लोग अवेयर होने चाहिए, भ्रूण हत्या वगैरह के मामले नहीं होने चाहिए, लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे। पर यह उल्टा डाटा आया कि सेक्स रेशियो यहां कम है पर शिक्षा यहां ज्यादा है, कंट्राडिक्टरी बात हो गई। तो गौतम बुद्ध नगर के बारे में यह डाटा आया था सेंसस 2011 में, कि सेक्स रेशियो तो 851, 1000 पुरुषों पर महिलाएं 851 है। और लिटरेसी के मामले में सबसे ऊपर था गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर सेकंड नंबर पे था। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ज्यादा जनसंख्या के मामले में। सबसे कम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सबसे कम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। पर अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा लोग कहां रहते हैं, उसमें गाजियाबाद टॉप पर, डेंसिटी के मामले में गाजियाबाद, कि पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा लोग कहां रहते हैं, गाजियाबाद, फिर बनारस, फिर लखनऊ। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कि पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम लोग कहां रहते हैं, ललितपुर, सोनभद्र, फिर हमीरपुर। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। लिटरेसी के मामले में टोटल लिटरेसी यूपी की 67%, मेल 77% से ज्यादा, फीमेल 57%। मतलब एवरेज लिटरेसी मेल फीमेल मिलाकर यूपी का 67.72%, मेल 77 के ऊपर, फीमेल 57 के ऊपर। 2001 से 11 के बीच जो एवरेज लिटरेसी है उसमें इतनी ग्रोथ देखी गई, मेल फीमेल लिटरेसी में इतना अंतर आया। हाईएस्ट लिटरेसी में टॉप पर गौतम बुद्ध नगर रहा, सबसे कम लिटरेसी श्रावस्ती, नेपाल के पास पड़ता है ये जिला। सबसे ज्यादा लिटरेसी गौतम बुद्ध नगर में रही, सबसे कम श्रावस्ती। सेक्स रेशियो की बात करें तो यूपी का सेक्स रेशियो 912 और इंडिया का 943। इंडिया का सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना में 943 था, उत्तर प्रदेश 912 था। उत्तर प्रदेश 912, मतलब नेशनल एवरेज से पीछे रहा। उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो 2001 से 11 14 पॉइंट से इंक्रीज किया। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले जिले जौनपुर, मैंने बताया ऑलरेडी, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। सेक्स रेशियो जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019 महिलाएं और देवरिया में 1017। सबसे कम सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर 851।
चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के एज ग्रुप में क्या नंबर रहा? चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का 0 से 6 साल के एज ग्रुप में क्या रहा? चाइल्ड सेक्स रेशियो यूपी का 902, एवरेज से पीछे। 2001 में इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 916 था, 2011 वाले में 914 था। 2011 वाले में नेशनल एवरेज 914 था, इंडिया का एवरेज। इसीलिए प्रोग्राम शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 902। हाईएस्ट और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर बागपत में रहा। डिकेडल ग्रोथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये क्वेश्चन देखो बहुत आता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डाटा पूछता है। एक ये क्वेश्चन देखो, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पूरे उत्तर प्रदेश में जो जितनी जनसंख्या है 20% शेड्यूल कास्ट है। और मैंने बताया था पूरे देश की जितनी आबादी है सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किसके पास है? पूरे देश में जितनी आबादी है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, ज्योग्राफी में पढ़ाया था, यूपी। परसेंटेज में पंजाब, यूपी नंबर 1 और पंजाब जो है वो परसेंटेज में सबसे ऊपर है, वहां ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। यहां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसमें एससी पॉपुलेशन कितनी परसेंट है? 20% के ऊपर। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पूरे देश में पॉपुलेशन कहां पर? यूपी में ही रहती है। पूरे देश का 16% से ज्यादा एससी अकेले यूपी में, मैंने बताया अभी। तो उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसमें एससी पॉपुलेशन 20% के ऊपर है, और पूरे देश में जितने एससी हैं 16% से ज्यादा अकेले यूपी में है। अलग अलग बात है दोनों। यूपी की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसका 20% से ज्यादा लोग एससी कम्युनिटी के हैं, और पूरे देश में जितने एससी हैं 16% के लगभग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। परसेंटेज एससी पॉपुलेशन में क्वेश्चन आ जाए पंजाब लिखना। परसेंटेज कि पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है एससी परसेंटेज सबसे ज्यादा, परसेंटेज एससी पॉपुलेशन में पंजाब, परसेंटेज एससी पॉपुलेशन पंजाब। डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, सीतापुर में सबसे ज्यादा, बागपत में सबसे कम। सीतापुर में सबसे ज्यादा, बागपत में सबसे कम। यही सवाल शेड्यूल ट्राइब के लिए पूछ ले। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब मध्य प्रदेश में है। भारत में, भारत की पॉपुलेशन निकाले, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब। तो परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब टोटल पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की संख्या 0.6% है। एसटी कम्युनिटी के लोग 0.6%। सबसे ज्यादा सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में। तो सबसे कम एससी में भी बागपत, एसटी में भी बागपत, और सबसे ज्यादा सोनभद्र। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां एसटी कम्युनिटी के लोग नहीं? अयोध्या और जालौन। कौन सा ऐसा जिला है जहां एसटी कम्युनिटी के लोग नहीं? अयोध्या एंड जालौन, अयोध्या एंड जालौन। और एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा। परसेंटेज में बताया था, परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है? शेड्यूल ट्राइब के टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पर है? किस राज्य की टोटल जनसंख्या का परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? कोई छोटा राज्य भी हो सकता है। मिजोरम, वेरी गुड सलोनी, मिजोरम। मिजोरम आरओ वाला पेपर तुम्हारा सलोनी निकल जाएगा, आरओ भी निकल जाएगा, यूपी पीसीएस भी निकल जाएगा। बस रिवीजन वगैरह ठीक से करना, सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, इसी बार क्वालिफाई कर जाओगी आप। और नेगेटिव ज्यादा नहीं करके आना, नेगेटिव ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन नेगेटिव लिखा है कि नहीं, नेगेटिव ज्यादा नहीं करना। रिलीजियस पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ये ऑर्डर लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा हिंदू, क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदू के बाद सेकंड नंबर पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, फिर जैन, बुद्धिस्ट। परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का टोटल शेयर कितना है? 6 माइनॉरिटी होती हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, 6 माइनॉरिटी होती है टोटल। माइनॉरिटी यूपी में कितनी है? 19.33%। यूपी में सिर्फ माइनॉरिटी अगर देखें तो कितना है? 19.33%। रिलीजियस कम्युनिटी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो। क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में अगर सेक्स रेशियो की बात करें, क्रिश्चियंस 950, सिख 885। सेक्स रेशियो का मतलब वही पर 1000 मेल के ऊपर कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं। क्रिश्चियंस में 950, सिख में 885। यूपी की बात कर रहे हैं। चलो ये वाली पीडीएफ कंप्लीट, ये वाली पीडीएफ कंप्लीट हो गई। एक बार इसको रीड कर लेना, ये डाटा तैयार।
सेकंड पीडीएफ कल मैं आपको दे दूंगा क्लास के पहले। कल एक क्लास और करेंगे 7 बजे, एक क्लास कल और करेंगे 7 PM पे, ये कंप्लीट हो जाएगा यूपी लोकल। इससे यार टाइम इसको नहीं देना, ठीक है। चलो क्लास, और उसके बाद फिर एक आध दिन में हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। CSIR में पहली पीडीएफ जो 46 पेज की थी वो सब क्लास मैंने करा दिया है, 3 लेक्चर, केवल एक लेक्चर बचा है, पीडीएफ में दे चुका हूं। पीडीएफ में CSIR वाले में PDF 2 दे चुका हूं। एक क्लास करानी है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा कल या परसों में करा के उसको भी खत्म करेंगे। खुद रीड कर भी सकते हो, जॉब वॉब के बारे में जनरल टॉपिक है, 3 क्लास से आपको समझ आ गया क्या करना है। पर एक क्लास चलो मैं कराऊंगा उसमें, ठीक है। ठीक है क्लास, गुड नाइट। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है पूछ लीजिए, कोई क्वेरी किसी की हो तो पूछ लीजिए। और यूपी लोकल को लेकर जो एक दो लोगों के सवाल थे, सर यूपी लोकल कब होगा, कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिस तरह से हमने कराया है कम टाइम में ज्यादा कवरेज हो रही है, इसको लेकर पैनिक नहीं करना है। प्रॉपर डाटा बना बनाया जिस तरह से हमने करा दिया, वो कंफर्टेबल है आप उसमें? दिक्कत तो नहीं यूपी लोकल को लेकर? और ऑलरेडी मैंने कमिट किया कि पेपर में जाने से पहले पहले सब चीजें रेडी होंगी। पेपर हालांकि जल्दी जल्दी डेट आ रही है, पर डबल एफर्ट करके हम उसको कवर अप जरूर करेंगे जो भी चीजें हैं। RO का तो बस कल क्लास ये वाली करा के थ्योरी काम खत्म, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन चलेगा इसके बाद। और CSIR में भी सारा कुछ कंप्लीट, क्वेश्चन क्वेश्चन हमें डील करना है। सिर्फ एक ही लेक्चर CSIR का रहना, बाकी सारा डन। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी फरवरी में पेपर है, सब पढ़ा दिया उसमें। इतना पढ़ा दिया है कि कई लोग फोल्डर ही ओपन करके नहीं देख पाए होंगे अभी तक। ES का पूरा डन है। ESE में खाली सेफ्टी के 2-3 लेक्चर कराने हैं, सिर्फ सेफ्टी का पोर्शन, बाकी सारा कंप्लीट है। तो फरवरी के जितने एग्जाम हैं उनके लिए सब कंप्लीट। स्टेट PCS जो मार्च में होना है और उत्तराखंड होना है, उत्तराखंड प्रिंसिपल वाले के लिए सिर्फ उत्तराखंड लोकल ऐड करना है, बाकी वो बैच भी कंप्लीट है। सिर्फ उसमें उत्तराखंड लोकल 2 लेक्चर कराने हैं, उसके बाद वो पूरा कंप्लीट। स्टेट PCS जो मार्च में होना है उसमें सिर्फ करंट की कुछ क्लासेस ऐड होंगी। मार्च वाले में जो एग्जाम होने उत्तराखंड प्रिंसिपल वाला और यूपी PCS वाला, उसके लिए केवल करंट अफेयर अपडेट करना है। एक आध क्लास यूपी लोकल कर सकते हैं जरूरत पड़े तो, और उसमें ये हमें कराना है करंट अफेयर और क्वेश्चंस, ये 2 चीजें करानी है। ठीक है चलो क्लास, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।